मुश्किल से जो लब तक आई है, एक कहानी वो भी है और जो अब तक नहीं कही है, एक कहानी वो भी। एक फसाना मुझको सुनाया उम्र के चलते पहिए ने, और बचपन से जो रुकी हुई है, एक कहानी वो भी। मैं आपको देखूं या उसे देखूं? आपका जहां दिल करे देखिए, आप हमें देखिए। फिर तो इन लड़कियों को देखूंगा। आप लड़कियों को देख लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर सलमान अख्तर हैं। इनके पिताजी भी बड़े मकबूल शायर थे, जानिसार अख्तर साहब। इनके बड़े भाई हैं, वो भी लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा वो कहते हैं, जावेद अख्तर। इतना सच बोलते कम सुना था उन्हें मैंने। इन्होंने साइकेट्री की पढ़ाई की और फिर अमेरिका में आगे की पढ़ाई की। 7 ड्रीम हैं, 7 जो यूनिवर्सल है, सब लोगों को आते हैं। 6 के मतलब मर्दों औरतों में एक ही है। 1 ड्रीम का मतलब मर्दों में अलग, औरतों में अलग। कभी आपने ऐसे सोचा है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूं? फिल्म घराना में उसका ललिता पवार का प्राण से, ललिता पवार आप लोगों के ज़माने से पहले की चीज़ है, कहती शंकर तू क्यों चुप बैठा है, तू भी तो कुछ बोल। तो प्राण क्या कहता है, चाची अगर मैं कुछ बोला तो कड़वा ही बोलूंगा। हमारे न्यूज़ रूम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ये हमारी टीम के वो मेंबरान हैं जो सुबह की पाली में अपनी सेवाएं देते हैं देश को, अच्छा, और दुनिया को। हे भगवान। और हमें खास तौर पर ये जनता की तरफ से कहा गया था कि आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं आप उनको पूरे शो में खड़ा क्यों रखते हो, उनको बिठाया करो। तो मुझे लगा कि अब इतनी बड़ी शख्सियत आ रहे हैं तो कुर्सी की शुरुआत। इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं? कोई कतई ताल्लुक अच्छा, नहीं, पूछ लेना क्योंकि चाहिए। कोई बता भी नहीं सकता कि आपकी उम्र कितनी है। आपसे मैं उस दिन मिला रात में भोजन के दरमियान, तो मुझे वाकई में ये लगा, किसी को पता नहीं कि मैं आपसे 2-3 साल छोटा हूँ। बिल्कुल नहीं पता, किसी को नहीं ना कतई नहीं। विराजन, अच्छा ठीक, शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा सा, आप कहाँ बैठेंगे? सर मैं खड़ा हूँ बिकॉज़ आई हैव टू मूव। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स जी। तो ये जो सीरीज है ऑर्डिनरी, हाँ जी सर, ये किसकी, हमारी अम्मा के बारे में बात? हाँ, ये आपकी अम्मा के भी बारे में बात है, क्योंकि वो कमाल की, हाँ, तो वो सारी नारियां जो तमाम जो रवायतों को धता बताते हुए अपने हिस्से की रोशनी हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो सब ऑर्डिनरी है, क्योंकि समाज उनको वैसे ही देखता है, एंड वी सेलिब्रेट दैट ऑफ कोर्स। इतनी देर में माइक दिया, सब आधा भाषण ऐसे हो गया। तो मैं आपको ये अलग अलग दरअसल वर्टिकल से हमारे ललन टॉप सिनेमा, वहाँ पीछे स्पोर्ट्स, अच्छा। डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं हम लोग बड़ी उम्दा। कुछ एक वीडियोस तो आपने देखे ही हैं, बता रहे थे, जी, इंटरव्यूज पॉलिटिकल, जी। तो ये हमारी नई सीरीज है सर, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। ठीक, हमें लगा कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड की जो हस्तियाँ आती हैं, हम उनका एक क्लोज से एनवायरनमेंट में इंटरव्यू कर लेते हैं, जिसमें एक इंटरव्यूअर अपने हिस्से के सवाल बड़े मैनिक्योर से पूछ लेता है, और फिर पूरे न्यूज़ रूम का उसमें एक्सपीरियंस शामिल नहीं होता, ना तो जो गेस्ट जवाब दे रहे हैं उनका तजुर्बा, ना तो इनके हिस्से के सवाल, जो कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा उस फील्ड से जुड़े हुए हो, बहुत सीरियस किस्म के ही हो, है ना। इनमें से कोई कम वक्त ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टरी में मार्जिन, पिछली बार गांजा कब पिया था आपने? जी, अमेरिका में तो लीगल है ना? हाँ, कुछ जगहों पे लीगल, कुछ जगहों पे लीगल है। ये जोड़ना पड़ता है सर, क्योंकि हिंदुस्तान में शूट हो रहा है। सॉरी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ की पुलिस का सर एक बड़ा सेट पैटर्न है। जैसे उन्हें किसी अपराधी को पकड़ना है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 10 ग्राम गांजे की पुड़िया, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे, ये फिक्स उनका होता है किसी भी अपराधी को पकड़ने, क्योंकि उसमें एक तो वो नारकोटिक्स वाला एक्ट लग जाता है और एक आर्म्स एक्ट लग जाता है, तो उसको उठा के जमा कर देते हैं। और वो इतना ख़राब तमंचा होता है साहब कि उससे कील ना ठोक पाए आदमी, इतना जंग खाया होता है ना। और पुड़िया बिल्कुल फिक्स होती है 10 ग्राम। क्या बात। खैर, तो ऐसे बहुत सारी हमारे न्यूज़ रूम की भी कहानियाँ, पर फिलहाल हम आपकी कहानी सुनने के लिए यहाँ जुटे हैं, तो शुरुआत करें। कोई क्वेरी बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग? नहीं, कुछ नहीं, जो आप कहें मैं आता। आई एम गेम। आर वी गुड टू गो? कहानी पे एक शेर सुना देता हूँ सबसे पहले। जी प्लीज। हाँ, आपका तो माइक लगा हुआ है। कि कहानी पे यह है कि मुश्किल से जो लब तक आई है, एक कहानी वो भी है। मुश्किल से जो लब तक आई है, एक कहानी वो भी है, और जो अब तक नहीं कही है, एक कहानी वो भी, एक कहानी वो भी।
और एक फसाना मुझको सुनाया उम्र के चलते पहिए ने। एक फसाना मुझको सुनाया उम्र के चलते पहिए ने, और बचपन से जो रुकी हुई है एक कहानी वो। शुरुआत हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा एक औपचारिक ढंग से गेस्ट का परिचय करवाया जाए। हमारे साथ डॉक्टर सलमान अख्तर हैं। डॉक्टर साहब का कई तरीके से परिचय करवाया जा सकता है। शेर व शायरी तो आपने सुनी ली, और ये आप ही की लिखी हुई है। इनके पिताजी भी बड़े मकबूल शायर थे, जानिसार अख्तर साहब। मामा जी भी बड़े मशहूर शायर थे, मजाज साहब। माता जी भी बड़ा कमाल का लिखती थी, श्रीमती साफिया अख्तर। इनके बड़े भाई हैं, वो भी लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा वो कहते हैं, जावेद अख्तर। पर ये इतना सच बोलते कम सुना था उन्हें मैंने। पर जो दूसरा परिचय है डॉक्टर सलमान अख्तर का, वो ये है कि इन्होंने साइकेट्री की पढ़ाई की, मास्टर्स MBBS किया AMU से जी, मास्टर्स फिर किया PGI चंडीगढ़ से जी, और फिर अमेरिका में आगे की पढ़ाई की, और वहाँ पर जेफरसन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर आप अभी भी सेवाएं दे रहे हैं? जी हाँ, पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता कि अब तुम 60 के हो गए घर जाओ? मतलब आपकी उम्र तो अभी कम के है। बाद तो बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, ज्यादा तजुर्बा। हाँ, तो नहीं, आई बीन वर्किंग देयर के फॉर 44 years, so I'm still working full time. I practice patients, teaching, yeah. साइकेट्री पढ़ाते हैं? जी, साइकेट्री, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस हमारे यहाँ डॉक्टर साहब साइकेट्री से मन उठ गया मेरा, मोस्टली साइको। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को और हमारे जो न्यूज़ रूम के दर्शक हैं, हमने इनको, मैं बड़ी ईमानदारी से बता देता हूँ आपको, ये पीछे एक बड़े है ना महान इंसान आ गया। बेटा आओ 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 आओ। हाँ देखो, डॉक्टर साहब को तकलीफ, इधर ही आ जाएं आप लोग भी। हाँ, आप लोग भी इधर आ जाइए, तो उनको बार बार घूमना नहीं पड़ेगा, बस कैमरे के सामने मत आइएगा एकदम। सर उसकी घकुटियाँ तन गई उसकी, मेरा कैमरा खराब हो रहा है। मैं आपको देखूं या उसे देखूं? आपका जहाँ दिल करे देखिए, आप हमें देखिए। फिर तो इन लड़कियों को देखूंगा। आप लड़कियों को देख लीजिए। दिल पे मत रख जाइए, काम पे बताइए। हाँ जी, जहाँ आपका दिल करे। हाँ, लड़कियों को देखिए, हाँ, तो फिर मैंने वही कहा जी। मुझे आपके वालिद का वो किस्सा याद आ गया। हाँ, तौबा बहुत बुरा है इनको। आप वही सुना दीजिए, फिर मैं सवाल छूट करता हूं। It is awful. It's worthy of cancel culture. Terrible. It's awful. It's awful. सर ललन टॉप में तो बड़ा खुल के बात होती है। हाँ, लेकिन ये कि मैं माफी के साथ बताता हूँ, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा, मेरे बाप ने कहा है, वो मर चुके हैं, तो अब आप उनका कुछ नहीं कर सकती। मेरी जिम्मेदारी नहीं है इस पे, प्लीज, आई एम जस्ट ए रिपोर्टर, ठीक है, डोंट शूट द मैसेंजर। तो एक बार ऐसे ही तेज जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पूछा, अख्तर साहब आप जब माइक पे आते हैं, स्टेज पे आए, माइक के सामने खड़े हुए, तो फिर कैसे फैसला करते हैं कि कौन सी कविता से शुरू करें आज शाम, और खासतौर पे पहला शेर कैसे पता चलता है? तो कहने लगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इधर देखा इधर देखा इधर देखा, जो सबसे सुंदर औरत महफिल में है उसको ध्यान से देखो तो पता चल जाता है कौन सा शेर सुनाना है। तो जर्नलिस्ट भी जो था वो कम नहीं था, तो जर्नलिस्ट ने कहा, अगर कोई पूरे क्राउड में कोई खूबसूरत औरत ना हो तो जवाब इतना कमीना दिया कि इतना कमीना कि आज हो तो बंद कर दिया जाए। कहने लगे, फिर जो सबसे कम बदसूरत हो उसको देखो। तोबा 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 तोबा, हे भगवान, कैंसिल कल्चर, टेरिबल टेरिबल। डॉक्टर साहब ये बताइए, हाँ तुम यहाँ बिल्कुल ठीक जगह बैठे हो। तुम, इन्होंने काम ऐसा किया है, हमने कल न्यूज़ रूम में दोपहर में हिदायत दी थी कि हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, इतनी मशहूर हस्तियाँ आती हैं, अलग अलग फील्ड की, अपना वक्त आपके साथ साझा करती हैं, तो थोड़ा तैयारी करके आया करिए, सवाल पूछा करिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में, उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में ज़रूरत भर दिलचस्पी लीजिए और फिर पूछिए। तो उसके बाद ये लोग बहुत तैयारी करके आए होंगे, तो आज हमने इनसे पूछा कि भाई तुम क्या सवाल पूछोगे, तो बोले हम उनसे पूछेंगे कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जो उनको बड़ा मुश्किल लगे तो क्या वो किसी डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं? तो हमने कहा कि वो तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो बोले नहीं वो तो साइको एनालिस्ट हैं। ये तो देखिए हमारे ख़ानदान में भी है, हमारी खाला मौसी बहुत पढ़ी लिखी, उन्होंने जॉन मेनर्ड केन्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब अंग्रेज़ी से, जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की,
खुद किताबें लिखी हैं, 2 नॉवेल्स, कोई 6-7 शॉर्ट स्टोरी, मेमोयर्स है। तो कोई नाम, सर नाम बताते चलें तो हमीदा सालिम, मजाज की छोटी बहन। तो कोई ऐसी नैम्बी पैम्बी नहीं है और कोई ऐसी श्रिंकिंग वायलेट और इलिटरेट वुमन नहीं। तब तो वो भी गुजर गई है। मैं देखिए हर एक के सिर्फ मरे लोगों की बात करूंगा ताकि मैं भी सेफ रहूं। तो हाँ, तो उनसे क्या सवाल पूछा था आपने? साइको एनालिस्ट। हाँ, तो वो अच्छा, मैं अच्छा खासा डॉक्टर बन गया, सब मेरा काम है। तो कहती हैं, ये बात है कोई 5-6 साल पहले की, उनके लिविंग रूम में बैठा हुआ था यहीं दिल्ली में। कहने बेटा, अब माना ठीक है तुम्हारा नाम है, किताबें लिखी हैं और अच्छा है और सब कुछ, लेकिन हम सर्जन होते तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा अम्मा, आई कॉल्ड हर अम्मा, मैंने कहा अम्मा सर्जन होने में क्या इतना फ़ायदा था? आपको क्या फ़ायदा और इसमें क्या बड़ी बात है सर्जन होना? भाई हम भी कहते लिविंग रूम में कि हमारे भतीजे ने किसी की किडनी निकाली, किसी का लिवर निकाला। तो मैंने कहा अम्मा ऐसे गुंडे चाकू से मार के निकाल लेते हैं तो उनकी आप इज्जत कीजिए फिर सड़क पे। तो इसमें ये वहाँ भी है, ख़ानदान में भी है कि आप असली डॉक्टर नहीं हैं। ये सब फैंटेसीज हैं। नहीं, पर इनका तो कुछ अलग ही मुगालता था। इनको लगा कि साइको एनालिस्ट कुछ और होते हैं, डॉक्टर कुछ और होते हैं। ये तो डॉक्टर इन्होंने रिसर्च ही नहीं की आपके बारे में। हमारी अम्मा को भी ये ख्याल था कि हमने सारी पढ़ाई लिखाई ज़ाय कर दी साइको एनालिस्ट। इसलिए आज से हम गौरव को अपने न्यूज़ रूम की अम्मा कहेंगे। अच्छा, आम लोगों को अगर ये समझना हो कि आपने कहा कि साइकेट्री से दिल भर गया तो हम साइको एनालिसिस में, क्या बुनियादी फ़र्क है डॉक्टर साहब? देखिए, बुनियादी फ़र्क यूँ समझ लें कि एक साइकेट्री में जिसको जहनी बीमारी या मानसिक रोग बोलते हैं, वो उसकी डायग्नोसिस, उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, फिर उसका आम तौर पे दवाओं से इलाज और दवाओं से इलाज की कोशिश, ये सब है उसमें। और ज़्यादातर ग्रोस डिस्टर्बेंसेस, जिसमें कि जो डिस्टर्बेंसेस दिखाई देते हैं कि आपको पता चले आदमी डिस्टर्ब्ड, तो वो ज़्यादातर साइकेट्री में है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको पहले बोलते थे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, या कोई सिवियर अल्कोहलिज्म है, या फला जो दिखाई दे बीमारी साफ कि ये आदमी डिस्टर्ब्ड है या डिस्टर्बिंग है, साफ दिखाई दे, और जिसका कि थोड़ा बहुत इलाज मुमकिन है दवा से, वो जनरल फील्ड है साइकेट्री की। हमारी फील्ड जो है वो सुपर स्पेशलिटी उसके बाद है कि a particular way of treating softer emotional disorders, which are not so visible. मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। तो कि उसका इलाज जो है वो दवाओं से नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हालांकि करते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर उसके लिए दवा देते हैं तो वो अपने आप को दवा दे रहे हैं। मरीज दवा खा रहा है, इलाज उनका हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा है ताकि खुद में बेहतर महसूस करें। तो वो कि दे आर ट्रीटिंग, गिविंग द मेडिकेशन टू द डॉक्टर, बट दे एक्चुअली ट्रीटिंग देयर ओन एंग्जाइटी, कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा दवा से। तो वो सॉफ्टर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि विजिबल नहीं है इतने, लेकिन फिर भी लाइफ चेंजिंग, तो वो हमारी फील्ड है। जैसे आप सोच रहे हैं, मैं आपके आंखों में भी देख रहा हूँ और सही लेजिटिमेट सवाल भी है कि किस तरह की प्रॉब्लम। तो आपको 2-2 लाइन में 3 बता देता हूँ जैसे, और ये 3 एग्जाम्पल हैं, ऐसे 1000 एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक लड़का या लड़की, इधर वे है, सपोज कर लीजिए कि कोई एक धर्म का है, हिंदू है, मुसलमान। अब वो कहता है साहब कि मैं कभी सेक्स नहीं कर सकता हूँ अपने मज़हब के अंदर, और मैंने सेक्स किया है और बिल्कुल ठीक है सेक्स मज़हब के बाहर, लेकिन मज़हब के अंदर सेक्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शादी मैं मज़हब के अंदर करना चाहता हूँ। तो अब ये तो सीरियस प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि आदमी का दिमाग उसे इधर ले जा रहा है और बॉडी इधर ले जा रही है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये तो मेजर प्रॉब्लम है, उसकी तो ज़िंदगी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ये हुआ एक ये हुआ कि एक आदमी है, वो कहता है कि किसी तरह के सफ़र से, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, सफ़र से डर लगता है। अच्छा, सफ़र से डर में आदमी रह सकता है ज़िंदगी, लेकिन वो ज़िंदगी नैरो हो जाएगी। अब उसके बेटी की शादी है, यहाँ से कोई समझ लीजिए गोरखपुर में, खुदा ना करे हो, लेकिन ये कि दैट वाज अ जोक यू मिस्ड। तो हाँ, तो सवाल ये है
कि अब हमें पता चला गोरखपुर वाले नाराज हो गए। हाँ, यहाँ पे हैं कुछ गोरखपुर वाले। तो फिराक साहब थे शायर इतने बड़े गोरखपुरी के, फिराक गोरखपुरी। तो देखिए फौरन ठीक करना चाहिए बात को, आजकल ज़माना ख़तरनाक है। हाँ, मीर साहब ज़माना नाजुक है। तो कि अब वो सफ़र ना कर पाए तो कुछ ज़िंदगी तो चल रही है ठीक, लेकिन कहीं किसी की पता चला कि डेथ हो गई, किसी की शादी हुई, बच्चे की बेटी की शादी हुई, अब उसमें जा नहीं सकता है, उससे लोगों को गलतफहमियां पैदा होती हैं, खुद उसको दुख होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। 2 बताए मैंने आपको प्रॉब्लम, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ऐसा कर लीजिए कि एक आदमी है, उसने शादी की और पढ़ा लिखा है, पैसा है, हैंडसम है, लेकिन अच्छा शरीफ आदमी, लेकिन उसने शादी की अपने से बहुत कम पढ़ी लिखी और बहुत सोशल इकोनॉमिक इंटेलिजेंट स्टेटस में नीचे। उसके बाद 2 साल में तलाक हो गई। उसके बाद दूसरी उसी तरह की लड़की से फिर इश्क हो गया, फिर शादी की, फिर तलाक हो गई, अब तीसरी फिर ऐसी। तो इसको सिर्फ उन औरतों में दिलचस्पी होती है जिनको कुछ ज़रूरत हो, कोई कमज़ोरी हो, कोई बीमारी हो, कोई पैसे की कमी हो, कोई मुसीबत हो, कोई उन्हें तंग कर रहा हो, और कहीं ना कहीं जिसका एक आशिक भी हो। तो या तो वो खुद शादीशुदा हैं, या अभी तलाक हुई है, या अभी मंगनी हुई है। एक आदमी भी है इस कहानी में हमेशा। तो ये प्रॉब्लम है, 3 हो गए ऐसे। तो ऐसे तरह तरह के प्रॉब्लम। एक और आदमी वो कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, PhD कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई सिर्फ कर सकता हूँ बहुत ही ख़तरनाक जगह पे। तो कभी उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी परेशान है कि वो पढ़ता है जाके, अब यहाँ तो मैं दिल्ली से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, दिल्ली में जो सबसे समझ लीजिए ख़तरनाक एरिया हो, उसमें जाके सबसे गंदे बार में, टूटे फूटे बार में, बार ना हो तो रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके रात के वक्त पढ़ता है सीरियस किताबें। और वो उसकी गर्लफ्रेंड परेशान है कि इसका तो खून हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सब हैं प्रॉब्लम। तो इस तरह के लोग आप ये समझें, कम ऐसे नहीं है कि नहीं है, इसी यहीं बैठे हैं 5-6 ऐसे, इसी महफिल में 5-6 बैठे हुए हैं ऐसे, मैं देख रहा हूँ। सो ये प्रॉब्लम्स हैं साइकोएनालिसिस के लिए। अच्छा, मुझे आपको देख के खुशी हो रही है क्योंकि आपको हैरत है इन प्रॉब्लम्स पे, जिससे ये लग रहा है कि आपको नहीं है, जिससे मुझे बड़ा आराम हुआ। चलिए, बिफोर वी मूव टू ऑडियंस, मैं 2-3 सवाल और पूछ लेता हूँ। पैंडेमिक लग रहा है कि बीत गया, कोविड, इसने इंसानी सभ्यता में क्या जोड़ा घटाया तजुर्बे के तौर पर कलेक्टिवली? अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी इससे हुई, अच्छाइयाँ भी हुई, बुराइयाँ भी हुई। देखिए क्या है कि हम सारे इंसान जो हैं, ख़ास तौर पे फिल्मों में, नॉवेल्स में, रोमांस में एम्फेसिस ज़्यादा रखते हैं इंसानी रिश्तों पे। इंसानी रिश्ते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं एक लिफाफे के अंदर। वो लिफाफा बना हुआ है वक्त का, टाइम, स्पेस का, थिंग्स का, एनिमल्स का, मनी का और गॉड का। ये 6 चीज़ों का लिफाफा है ये। टाइम, स्पेस, मनी, एनिमल्स, थिंग्स एंड गॉड। उस लिफाफे के अंदर हमारा आपका रिश्ता है। उस लिफाफे को हमने एक रीजनेबल तौर पे फॉर ग्रांटेड रखा हुआ है। ये कोविड ने वो लिफाफे में छेद कर दिया। तो नतीजे के तौर पे अब हमारा आपका जो ख़त है वो लोग भी पढ़ सकते हैं, हमें भी एंग्जाइटी हो सकती है। तो हम लिखना नहीं चाहते सारी बात, आप पढ़ना नहीं चाहते। तो ये रिलेशनशिप तो बाद में अफेक्ट हुए हैं कोविड से। पहले तो ये जो सराउंडिंग है ये अफेक्ट हो गई। उससे एक जो सर्टेनिटी होती है इंसान की, एक सिक्योरिटी होती है कि हम ऐसे रह रहे हैं, इतने बजे इतना बजे ये काम होता है, इतने बजे हम वहाँ जाते हैं, हम 5 जगह जाते हैं। मैं जैसे दिल्ली आता हूँ तो 5 जगह हमेशा जाता हूँ। अब ये 6ठी हो गई है मेरे ख्याल से अगले साल से। जी बिल्कुल। तो कि 5 जगह कौन सी हैं? एक था रेस्टोरेंट ज़ाफ़रान जो GK1 में एन मार्केट में था ऊपर। ज़ाफ़रान वो भी बंद हो गया कम वक्त। क्या वहाँ गोश्त अच्छा मिलता था, बिरयानी? गोश्त की किसको फिक्र है, वहाँ अच्छा लगता था बैठने में। अच्छा। खाने की तो मामूली बात है। तो एक इंपीरियल होटल की लॉबी के एंड पे, एट्रियम के एंड पे छोटा सा बार था, वो भी बंद हो गया कम वक्त। 2 तीसरी बाहरी सन्स जो खान मार्केट में दुकान है। 3
ठीक है ना, 3। और चौथे नत्थू, बंगाली मार्केट। बगैर नत्थू तो मतलब आप गए कि जैसे हज करने गए हो, काबा नहीं देखा। तो हाँ, तो मतलब ये तौबा, अल्लाह काट दें से खुदा के वास्ते। क्यों? ये यार, ये आजकल दुनिया में आप बोल ही नहीं सकते ईमानदारी से। अरे क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल हम सब अपने अपने कल्चरल और रिलीजियस रेफरेंसेस ही तो लेकर आते हैं। हाँ, वो जाते भी हैं लेके जाते हैं। तो ये खतरनाक बात हो गई। चलिए, तो कि नत्थू, अब वो कहते हैं नत्थू को आपने काबे से कंपेयर कर दिया, गोली मार दो से। तो नत्थू, ठीक है ना, 5वीं जगह बताने की नहीं है। तो ये 4-5 जगह। तो अब क्या हो गया कि वो कोविड की वजह से वो जगह बदल गई हैं। कुछ जगह आप जा नहीं सकते हैं, कुछ जगह ही नहीं रही, तो स्पेस का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो गया। टाइम 45 मिनट गाड़ी से जाता था मैं दफ्तर, 45 मिनट वापस आता था। अब बचला लिविंग रूम से स्टडी में चला गया, ये दफ्तर है। तो वो 90 मिनट जो हैं उनका क्या होगा? उनको मैं ठीक से इस्तेमाल करूंगा या ख़राब करूंगा, या मैं उससे बर्डन महसूस करूंगा, बोर होऊंगा, वैक्यूम महसूस होगा, या मुझे क्रिएटिविटी बढ़ेगी उससे? तो टाइम हैज़ बिकम, कुछ लोगों के पास टाइम बढ़ गया है, कुछ लोगों के पास टाइम घट गया है। पैसों का यही हुआ, बहुत से लोगों की तो नौकरी गई। 2 चीज़ों में आपको पता है बिजनेस बहुत बढ़ा कोविड के ज़माने में। एक होम रीमॉडलिंग, जो अंदर में आपको दीवार बदलवानी है, खिड़की बदलवानी, ये सब बहुत हुआ कि आप घर में बैठे हैं तो कुछ तो करें ना, कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो ये निदा फाजली के शेर पे मैंने एक पैरोडी भी लिखी। खुश हुए थे बेचारे, बड़े अच्छे आदमी थे कि अपना गम सब थे। हाँ, अब क्या करें। हाँ, जिक्र आ रहा है। हाँ, तो बस हाँ, अब क्या करूँ तो बुरा हो जाएगा। जी, तो उसमें क्या डायलॉग था, एक फिल्म घराना में, उसका ललिता पवार का, प्राण से, ललिता पवार आप लोगों के ज़माने से पहले की चीज़, कहती शंकर तू क्यों चुप बैठा है, तू भी तो कुछ बोल। तो प्राण क्या कहता है, चाची अगर मैं कुछ बोला तो कड़वा ही बोलूँगा। सो एनीवे, तो हाँ, तो टाइम, हाँ पैरोडी के, थैंक यू, कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। उनका शेर है, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। नाइस, स्वीट। तो मैंने उसको लिखा है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में जो रहते हैं उनको ही सताया जाए। घर में जो रहते हैं, और उसमें और भी 2 शेर हैं, काट दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कटेगा। कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। तो मैंने इसको यूँ चेंज किया कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को तो पानी से बुझाया जाए। तो आप एक्सप्लेन कर रहे थे उस लिफाफे को जिसमें, हाँ, तो देखिए, अब जैसे टाइम है, टाइम बदल गया, किसी के पास टाइम ज़्यादा। दूसरे कि पैसे, कुछ लोगों की इनकम ही चली गई, कुछ लोगों की इनकम बूम हुई। होम रीमॉडलिंग के इतने ज़्यादा वहाँ पे, ख़ासतौर पे अमेरिका में तो इतना बड़ा। दूसरा, जानवरों का भी बड़ा कमाल हुआ। कुछ लोगों को ये ख्याल हुआ कि तन्हाई में अगर कुत्ता पाल लें तो अच्छा रहेगा। तो नतीजों के तौर पे पपीज़ की सेल बढ़ी, लेकिन कुत्ता पालना आसान काम नहीं है। तो नतीजे के तौर पे ख़रीद के कुत्ता और 15 दिन में, 1 महीने में वापस कर दिया। तो अब एक तो कुत्तों पे बुरा असर है, ये उनका भी तो मन है भाई, क्या कर रहे हैं सीरियस। हाँ, ये सीरियस बात है। वो भी आपसे ज़्यादा शरीफ है वो। सो नतीजे के तौर पे दूसरे ये कि जो कुत्ते बेचने वाले जो मार्केट के हैं, उनको लगा कि मैं एक कुत्ते को 2 बार बेच सकता हूँ। तो उसमें ऐसी ग्रीड और करप्शन शुरू हुई कि देयर वाज अ ह्यूज मार्केट, स्पेशली इन इंग्लैंड, वेयर डॉग्स वर स्मगल्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड सोल्ड and resold again and again, and all kinds of smuggling of dogs began, and dog stealing began. जिनके आपके अपने पेट कुत्ते को जा रहे हैं, आदमी आके चुरा के भाग गया क्योंकि वो बेच देगा। तो ये कुत्तों का फिर कहीं इंसान की कहीं ना कहीं मन में एनवी भी है कि इनको कोविड नहीं हो रहा, हमें क्यों हो रहा है, इनको भी तो होना चाहिए।
तो नतीजे के तौर पे तरह की अजब अजब चक्कर है। तो उसी तरह से स्पेस का, टाइम का, थिंग्स का, नई नई चीज़ें आ गई। अब आप जेब में मास्क लिए घूम रहे हैं, तो कोई पुराने ज़माने में मास्क तो सिर्फ बैंक रॉबरी के लिए था कि मतलब हाँ? हमारे दादा परदादा जो चोर निकले होंगे वो बांधते होंगे इस तरह के मुंह पे ढाटा बांध के। हाँ बताइए, तो वो चले दिस द रिवेंज ऑफ द हिजाब। तो अब सभी एवरीबडी इज नाउ वियरिंग। उन्होंने कहा कि तुम मुझे कह रही हो कि मैंने पहना हिजाब? दिस इज रिवेंज ऑफ द हिजाब, दैट्स व्हाट आई कॉल इट, द रिवेंज ऑफ द हिजाब। तो नतीजे के तौर पे ये एक नई चीज़ आ गई, हैंड सैनिटाइजर्स छोटे छोटे, नई चीज़ें आ गई, पुरानी चीज़ें गायब हो गई, कई चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कई जगह आप जा नहीं सकते हैं। सो हर चीज़ में। और फिर गॉड कि ये कोविड जो है ये उन्हीं का है या किसी और ने बनाया? तो अगर उन्होंने बनाया है तो फिर आप अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उनको तो हमेशा माफ़ कर देते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा है तो फिर इसलिए कि इंसान थोड़ा घर में रहे और ज़्यादा जल्दी न करे और साफ़ सुथरा रहे, उसमें बीच में मरा जाए तो हमारे पास ही तो आएगा लौट के, तो उन्हें क्या फिक्र है आपके मरने की। सो ये जो है कि और ये कि अगर गॉड ने नहीं बनाया है तो फिर किसने बनाया? इसका मतलब कुछ काम बगैर गॉड के चल रहे हैं। एक मतलब एक रमानंद साहब सागर की पिक्चर है, उनके बेटे की पिक्चर है प्रेम सागर की, वो छोटे बजट की, तो ये भी अलग चक्कर है। तो ये भी अलग चक्कर है, नहीं ये भी अलग चक्कर है। और अगर वो फिर किसने बनाया? तो ये भी भगवान के चक्कर में भी तो हो गया ना। जो लोग बिलीवर रहते हैं और बिलीवर हो गए, कह लें साहब इसमें कुछ उसका मकसद है, पर्पस है। और जो बिलीवर नहीं थे वो और नॉन बिलीवर हो गए, और जो बीच में थे वो दे आर टेकन अप। सो दिस इज ऑल वेरी कंफ्यूजिंग एंड ऑल दिस हैज कॉज्ड मेजर डिसओरिएंटेशन। एंड क्योंकि हम एक आम जिंदगी रोज़ाना की जीते हैं जिसमें हम अपने मियाँ बीवी की शिकायतें करते हैं मज़े से, आराम से। वो भरे पेट की शिकायतें हैं कि सिर्फ आपको बीवी से शिकायत है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हर एक को है, वो किसको नहीं है, समझे। लेकिन भैया जब आपको पता नहीं चले टाइम कितना है, जाऊं कहाँ, लोग ही नहीं आ रहे, लोगों के घर नहीं जा सकता, जिसके घर जाता था बैठता था, जो दुकानें थी वो बंद हो गई हमेशा हमेशा के लिए। सो द होल वर्ल्ड इज डिसओरिएंटिंग नाउ, and that causes insecurity and pervasive anxiety at a low grade level. Everybody is a little nervous and little off. तो ये असर है मेरे ख्याल से कोविड। अगर प्योरिटी बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इसने हमारी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित किया है? एंजाइटी बढ़ गई है? एंजाइटी बढ़ी है सब में थोड़ी बहुत। सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा हुआ है जो कि बुनियादी तौर पे तन्हाई पसंद और विड्रॉल पसंद और जिन्हें ज़्यादा कांटेक्ट लोगों का नहीं था, उनके लिए अच्छा भी हुआ है, उनके लिए अच्छा भी है। ये भी कमाल है कि उनके लिए जिन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद था, जो जानबूझ के नौकरी करते थे देर रात की ताकि ज़्यादा कांटेक्ट ना हो लोगों से, जो तन्हाई में रहना पसंद करते थे, तो उनके लिए तो ये एनफोर्स्ड जो सोशल जी डिस्टेंस है, तो ये उनके लिए इट्स गुड। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कभी आपने ऐसे सोचा है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूं? आपका इतना कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और मैं जब से आपके बारे में जाना है कुछ महीनों पहले, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं उसके पहले मुझे ज़्यादा नहीं पता था। वकास साहब, मैं उससे पहले सिर्फ 75.5 साल जिया, कोई ये मेरी हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि, और बहुत ही ब्लंट ढंग से, हु इज़ मोर फनी, जावेद साहब और सलमान साहब? क्योंकि आप दोनों लोगों का बड़ा विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, वेरी विकेट, सॉरी वेरी विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे मालूम था ये है, इतने आप मासूम हैं नहीं जितने लग रहे हैं। मुझे मालूम था आप मुझे किसी खतरनाक जगह पे ले जाएंगे। या आई थिंक ही इज फनी, आई थिंक ही कैन बी फनी। उनका स्वभाव अलग है मुझसे, उनका स्वभाव मेरा स्वभाव कैसे अलग है। थोड़ा जावेद अख्तर की साइको एनालिसिस हो। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। तब वो तो जिंदा है, उन्हें जिंदा रहने दीजिए, उन्हें जिंदा रहने दीजिए। क्या भैया बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? बड़े हैं ना आपसे? हाँ जी, मुझसे कोई 17-18 महीने। लेकिन आपने भैया पे जवाब नहीं दिया। नहीं, आई डोंट, आई कॉल हिम जावेद।
You call him जावेद। ऐसे घर पे टीप नहीं बचपन में जादू कहते थे। हाँ, ऐसे घर पे टीप नहीं पड़ेगी, बड़ा है, तहजीब से पेश आओ। टीप पढ़ने वाले अगर होते लोग हमारे घर में तो हम दोनों ऐसे ना बने होते। पर ये थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी भी है, मतलब जिस हाँ, बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ। बल्कि कमाल ये है कि लोग उस सिमिलैरिटी से ये धोखा खा जाते हैं कि वी लुक अलाइक। वी डोंट लुक अलाइक एट ऑल, यू नो, वी डोंट लुक लाइक एट ऑल। यू आर मोर हैंडसम। ये अब शुक्रिया। ये इस पे कुछ मेरे ख्याल से कुछ लाइट वाइट जलनी चाहिए थी आज के प्रोग्राम का पहला सच। मुझे लगा इसमें आप कोई मौजूद शेर सुनाएंगे। नहीं, शेर पे बात मैं करता हूँ, शेर के बारे में बात करता हूँ कि वो स्वभाव का जो डिफरेंस है, स्वभाव का डिफरेंस इट शोज इन पोइट्री ऑल्सो। सो ही इज अ वेरी गुड पोएट ऑफ अ डिफरेंट काइंड। I am not a bad poet of a different kind, you know. So the temperament is so different that overlap है बोलने के तरीके में, ज़बान की इन्फ्लेक्शन में, कि अक्सर ऐसा हुआ है। मैं न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक बार और मेट्री डी काफ़ी देर हो गई, तो एक दो लोगों से बात कर रहा था। 1-1:30 बजे रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, तो मेट्री ने आके बोला कि साहब अब बंद करना है। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जब से आप आए तो एक आदमी की बहुत याद दिला रहे हैं। आप तो शायद जानते ना, एक हिंदुस्तान में एक साहब हैं जावेद अख्तर। तो मैंने कहा अच्छा, तो कैसे आपको मेरी सुन के याद आ रही? कहले मैं देख रहा हूँ जैसे आप बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे आप हाथ हिला रहे हैं, फला फला। सो आई थिंक देयर सिमिलैरिटी इज इन द मैनर ऑफ टॉकिंग, इन द इन्फ्लेक्शन एंड द सेंस ऑफ ह्यूमर समटाइम्स। लेकिन देयर आल्सो डिफरेंसेस। सर्टनली वी डोंट लुक अलाइक, which people, because of the similarity of cadence and tone and inflection, people begin to think we look alike. We don't look alike. Or and we are temperamentally different. I'm a doctor, he is बुनियादी तौर पर। आपकी शायरी में खिलंदड़पन है भाषा को लेकर, शायद इसलिए कि आप शौकिया करते हैं, इफ आई में से, और वो उनको बहुत गंभीरता से बरतना पड़ता है, बिकॉज़ ही इज बीइंग जज्ड। इस पे मैं आपसे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। प्लीज एक्सप्लेन। इसमें देखिए, शायरी जो आदमी शौकिया करता है वो कभी अच्छी शायरी कर नहीं सकता, और मैंने कुछ अच्छी शायरी भी की है। तो शायरी आप नहीं करते हैं, शायरी आपको करती है, आमद होती है। जी। आई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई गजल्स आर रिटन इन 3 minutes or 4 minutes, ऑलमोस्ट ऑल, एंड ऑलमोस्ट ऑल अराउंड 3 or 4 AM in 3 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट। नो सेकंड ड्राफ्ट, नो रिवीजन। रिवीजन थोड़ा सा, कभी एक लफ्ज़ बदल दिया, कभी 2 लफ्ज़ बदल दिया। तो वो डिफरेंस बेसिकली है कि आई एम बेसिकली इंटरनली ए फिजिशियन, ए डॉक्टर, ही इज इंटरनली ए लॉयर। जी। तो बाहर के प्रोफेशनल तो बात के हैं, बट इंटरनली ही इज ए लॉयर एंड ए डिबेटर। दैट्स व्हाट हिज रियल। इसको डॉक्टर साहब और एक्सप्लेन करें अगर इंटरनली। तो मुझे शो कर देंगे वो। हाँ? जावेद साहब ये मिस हो गया, मैंने कहा ये मिस हो गया। अब हर जोक तो चलेगा नहीं, ये तो नामुमकिन है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि आप, तो उनका मिजाज जो है वो एज ए लीडर, ओरेटर, डिबेटर, दैट्स द काइंड ऑफ टेम्परामेंट ही हैज। एंड देखिए, मेडिसिन में एक बात बताऊं मैं आपको, मेडिसिन जो है बेसिकली इज ए मैटरनल एंड फेमिनिन प्रोफेशन। मैटरनल एंड फेमिनिन प्रोफेशन, एक्सेप्ट सर्जरी। सर्जरी सिर्फ एक चीज़ है जिसकी कि ओरिजिन ही अलग है। ये तभी तो डिग्री मिलती ना, MBBS, 2 डिग्री हैं ये, मास्टर, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, 2 अलग अलग डिग्रियाँ हैं, एक में मिली है। तो क्या है कि ये सर्जरी की ट्रेडिशन जो है ये कारपेंट्री से और बार्बर्स से है। ओरिजिन इनका रिश्ता जाता है बढ़ई पे और हजाम पे, नाई पे। मेडिसिन का रिश्ता जाता है नर्सिंग पे, नर्सिंग ज़्यादा ओल्डर प्रोफेशन है मेडिसिन का, एंड एल्कमी पे। एल्कमी एंड नर्सिंग इनके हैं ओरिजिनल जी, और इनके हैं सर्जन्स एंड बार्बर्स। तो ये जो सर्जरी है वो है मैस्कुलिन एंड पैटर्नल प्रोफेशन। इसमें औरत मर्द की बात नहीं है, औरत सर्जन हो सकती है, मर्द इंटर्निस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है। स्वभाव की बात कि ये जो है मेडिसिन बुनियादी तौर पे ही है। जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहेगा, अच्छा तो कहाँ दर्द हुआ, कितने बजे शुरू हुआ था, अच्छा तो जब तुमने करवट बदली तो बढ़ गया या घटा, हाथ रख के बताओ कहाँ पे है दर्द, और कहीं यहाँ तो नहीं हुआ था दर्द,
अच्छा किस चीज़ से बढ़ता है, वो आपसे सीख रहा है, वो आपसे सोच रहा है। सर्जन के पास जाइए तो क्या कहेगा, देखो बिस्तर पे लेट जाओ, इस पे मेज पे आंखें बंद करो, पहले तो इंजेक्शन लगाऊंगा, उससे पहले ही सो जाओगे, उसके बाद एक और गैस लगेगी तुम्हारे, उससे बिल्कुल ही गायब हो जाओगे, फिक्र ना करो, मैं काट कूट के निकाल दूंगा। और ये नहीं पूछ रहा कहाँ से काटूं, आपसे थोड़ी पूछ रहा है यहाँ से काटूं या यहाँ से काटूं, इतना निकालूं या इतना निकालूं, वो उसका काम है, वो बाप है आपका, बाकी सारे डॉक्टर आपकी माँ है। तो आई एम मच मोर फेमिनिन एंड वुमनली, as a result that will affect poetry, that will affect such. He is far more masculine and far more paternal. So I think these are the deeper differences. एक वकालत का और डॉक्टरी का, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, एक पैटर्नल, एक मैटर्नल, तो वो जो डिफरेंसेस अंदर हैं उनसे फिर शायरी पे भी असर पड़ेगा, क्या ना पड़े तो नामुमकिन। डॉक्टर साहब डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, इस पर बड़ी बात होती है। जावेद साहब ने तरकश लिखी तो उसमें भी भूमिका में जिक्र आता है आपके वालिद के साथ डिफरेंसेस आप दोनों के जी, उसका किस तरह का असर पड़ा, जो कि आप उस पेशे में हैं जिसमें आप हर चीज़ का एक पैटर्न, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा, आर्ग्यूमेंट क्या रहा होगा। जानिसार अख्तर साहब का किस तरह का असर पड़ा, अच्छा बुरा, बागी तबीयत बनाने में, केयरिंग करने में, आप लोगों के भीतर हो? मेरे ख्याल से उनका असर अमिताभ बच्चन पे ज़्यादा पड़ा। यू फॉलो राइट, यू फॉलो इन द सेंस कि सम ऑफ जावेद्स अर्ली राइटिंग्स विद सलीम, with this invention of angry young man character, I mean that was not only because of Javed's psychology or Salim's psychology, and that was not only because of Amitabh's own issues, and that is not only because of Amitabh's and Javed's talent, and that is related also to what was happening in a larger culture and how the country was beginning to be disappointed in the rosy dream the post-independence period had promised and such. So a bunch of things were going on, and that's why that character arose. But certainly a role was played in that, one important role by Javed's creativity, which was related to the issue that you're talking about. जानिसार अख्तर साहब, ओके, एक लास्ट सवाल। हाँ, ये इंटरव्यू जो है, मतलब ये मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उनके बारे में है मेरे बारे में, आपके बारे में नहीं कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, जैसे मैं कहीं जा रहा होता हूँ, बोर्ड पे कुछ लिखा देखता हूँ तो सबसे पहले मैं वर्तनी जांचता हूँ, क्योंकि एज एन एडिटर आई हैव बीन ट्रेन कि वर्तनी जांचो, स्ट्रक्चर क्या है, अखबार भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी पढ़े, एक पैम्फलेट भी आता है हाथ में तो वो जांच रहे होते हैं। जब हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर देख रहे होते हैं वो अच्छा इसमें शॉट क्या है, साउंड कैसी है, लाइट करेक्शन कैसा है, आप कभी अपने व्यवहार को ऐसे जांचते हैं कि अच्छा मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ तो इसकी वजह ये तो नहीं? आर यू वेरी ओवर कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि आप उन्हीं को ट्रीट कर रहे हैं पूरे दिन, पूरी जिंदगी पढ़ा? Yes, you have to be constantly vigilant about my dreams. I mean, when I wake up and you can be vigilant of your dreams. Of course, और क्या, वो भैया ड्रीम तो बड़ी ऐसा है जैसे समंदर में मैसेज रख के बोतल फेंकी है तो वो रोल करता हुआ आता है, 4 आते हैं रोज रात में, ठीक है ना, तो उसको आप मैसेज ना पढ़ें, भेज रहा है मैसेज कोई तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। पर वो ऐसे तो रैंडमली बहुत सारी चीजें आप देखते रहते हो। रैंडम नहीं है सरकार, रैंडम क्या है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें दिखती है जो हमने कभी सोची ही नहीं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, कभी कॉन्शियस लेवल पे सोची नहीं, कॉन्शियस लेवल पे नहीं सोची। शायरी होती है जिसमें आदमी ने सोची नहीं। मैं आपको एक छोटी सी अंग्रेजी की नज़्म सुनाऊं? जी प्लीज, आई एम सो सॉरी। हाँ, उसको साइलेंट कर दीजिए फटाक से, सॉरी मुझे पकड़ा दीजिए, वेरी सॉरी, यूजुअली साइलेंट ही होता है जी। छोटी सी अंग्रेजी की नज़्म सुनाता हूँ और उसमें बात बताऊंगा जो आपने कही ना, सोची ही नहीं की बात। तो इस नज़्म का नाम है, नाम ना सुने तो बेहतर है क्योंकि उससे रिवील हो जाएगी वो बात। मेरी नज़्म है, आई लव ट्रीज that are neither young nor old. I love trees that are neither young nor old, trees seen in dreams. Trees that lack cleverness and fall asleep easily. Trees that bear fruit which is liked by women. Trees that want to be near a river. I like all such trees and I like ice cream. अब ये नज़्म जो है, ये नज़्म मैं लिख रहा था हवाई जहाज़ में
प्लेन वॉज लैंडिंग एट एथेंस एयरपोर्ट, मुझे किसी से मिलने जाना था. तो द पोएम केम टू मी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिबलिंग एंड द प्लेन इज डिसेंडिंग एंड आई एम राइटिंग. आखिरी लाइन जो है कि आई लव ऑल सच ट्रीज एंड आई लव आइसक्रीम. ये पीस जो है आई लव आइसक्रीम, दिस इज लाइक एन एपिलेप्टिक फिट, दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल. वो है मोमेंट क्रिएटिविटी का. तब तक तो आप घोड़े पे हैं, घोड़े को चला रहे हैं, लेकिन एक बार घोड़ा भी मुड़ता है कभी अपने आप से, वो मोमेंट है अबैंडन का. उस अबैंडन को से डरते हैं लोग. थोड़ा सा डरना भी चाहिए क्योंकि इट्स टेकिंग यू टू साइकोटिक एंड क्रेजी पार्ट ऑफ योर माइंड, बट वहां है क्रिएटिविटी. तो आई लव आइसक्रीम जो है वो सब इस नज्म की बात है. अब ये भी कमाल देखिए कि ये नज्म लिखने के बाद इट टुक मी मंथ्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पोएम इज अबाउट. तो मैं आपकी ऑडियंस से पूछता हूँ, अगर इजाजत हो आपकी. सर हाँ इजाजत है. What do you think this poem is about? आप बहुत सारे ला रहे थे तो आपको बताना चाहिए. जी हाँ बताइए साहब. हाँ आपका क्या ख्याल है नज्म किस चीज के बारे में? पेड़ों के बारे में कतई नहीं है ये तो. बहुत अच्छे आदमी के मैंने 70 नंबर तो दे दिए ऑलरेडी 100 में से. और 30 आप मुझे बता दीजिए. हाँ नहीं वेरी ऑफ कोर्स बट यू आर एग्जैक्टली राइट कि बट व्हाट इज इट अबाउट? आप मुझे उन्वान बताएंगे? बाद में रखा, उन्वान तो बाद में रखा ना. ट्रीज एंड आइसक्रीम. ट्रीज एंड आइसक्रीम. प्रॉब्ली आपने कभी कहाँ से आप आ रहे थे उस पे? आई वाज गोइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू एथेंस किसी काम से, उससे कोई मतलब नहीं. सोचिए जरा. आपके चाइल्डहुड से? हाँ चाइल्डहुड से कुछ हुआ हो या आपको बचपन में आइसक्रीम बहुत पसंद रही हो, ऐसा कुछ? या आइसक्रीम ना मिल पाई हो, बड़ी तेज चाह रही ये भी है. वो एक कुत्ता था हमारे नेबरहुड में, उसके बारे में बताऊंगा, वो खाता था आइसक्रीम. जी. या कोई बच्चा रहा हो फ्लाइट में जो नहीं आइसक्रीम? तो ये आपने बोला, फिर तो आपसे उनसे डिसएग्री कर रही हैं. वो कह रहे हैं ट्रीज के बारे में नहीं है, आप कह रहे हैं ये आइसक्रीम के बारे में. इसका मतलब है कि आप आइसक्रीम को लिटरली ले रही हैं, उन्होंने तो ट्रीज को लिटरली नहीं लिया. आइसक्रीम के बारे में नहीं, कुछ बचपन के बारे में, वो मैं कहना चाहती हूँ. हाँ तो नाउ यू गेटिंग वार्मर. थोड़ा और कोशिश मेमोरी. यू आर गेटिंग वार्मर. थोड़ा और कुछ बचपन की यादें. कुछ से मतलब क्या है? कुछ को छोड़ दीजिए, स्पेसिफिक होइए, प्रोनाउन को निकाल दीजिए. नहीं प्रोनाउन तो नहीं, बट कुछ बचपन में कुछ देखा हो या कहीं गए हो, कोई जगह बहुत खूबसूरत कहीं कुछ देख, ये सब प्रोनाउंस ही हैं. इसको शायद प्रोनाउन ना कहते हो, कम वक्त कुछ भी कहते हो, लेकिन ये कि ऐसा कुछ कि एक मरतबा आप मेले में गए हो, बड़ी तेज चाह पैदा हुई हो आइसक्रीम खाने की और ना नहीं, मिल जिसमें आप पाई. देखिए हाँ अटेम्प्ट आप पहुंच रहा है आदमी. मुझे लग ट्री जो है वो बच्चे हैं. अच्छा बच्चे एज इन 5-6 साल वाले बच्चे. अच्छा जो- देखिए मैं चलिए अभी काफी हो गई डिटेल. जी मैं बताता हाँ, हूँ. ये- हाँ आप बताइए. आप मुझे लगता है कि ट्रीज पुरुष हैं और आइसक्रीम महिला. क्या बात है? इस आदमी को तो आप जो है प्रमोशन दें और सैलरी इंक्रीज करें. कह रहा. इसकी आप फॉरन he needs a raise. He needs a कह raise. रहा. Yes. अच्छा देखिए क्या है कि पहले देखिए कि ट्रीज में एक तो कितनी ज्यादा कि मैं ऐसे ट्री को प्यार करता हूं, ऐसे ट्री को प्यार करता हूं, ऐसे ट्री को प्यार करता हूं, ऐसे. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऐसे नहीं है तो मैं प्यार नहीं करता हूं. देखा आपने, कंडीशनल है लव. और आइसक्रीम में कोई कंडीशन नहीं रखी कि लाल हो, नीली हो, पीली हो, कुछ नहीं. तो आइसक्रीम से अनकंडीशनल लव है, ट्री से कंडीशनल लव है. पहली बात हो गई ना. अब सोचिए जरा सा आइसक्रीम और ट्री में डिफरेंस क्या है, तब पता चलेगा आपको इसका खेल. यू कैन कंज्यूम आइसक्रीम. ये हाँ मुंह में जाती है दूध की बनी हुई. आइसक्रीम माँ है, ट्री बाप है. ये एक लड़के की स्ट्रगल है कि बाप से कैसे कमबख्त से मोहब्बत करूं. माँ से तो है ही, बाप का क्या करूंगा. This is a poem of Oedipus complex, and a poem of a boy's struggle to find some way to love his father and to be able to love his father under various conditions if the father meets, but loves the mother unconditionally. That's what this poem is about. But I did not know when I was writing it. इसमें देखिए बहुत बड़े शायर आयरलैंड के जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था कुछ साल पहले, हालांकि वो कोई कंडीशन नहीं है बड़े शायर होने की, बहुत बड़े शायरों को नहीं मिला. तो शेमा सेनी, तो उन्होंने एक सेंटेंस बहुत अच्छा कहा है कि इन पोइट्री द मूवमेंट शुड बी फ्रॉम डिलाइट टू विजडम एंड नॉट फ्रॉम विजडम टू डिलाइट. अब वहाँ डिलाइट और विजडम दोनों अल्फाज जो हैं वो भी पोइटिक इस्तेमाल कर दिए हैं. तो नतीजे के मतलब कि पैशन टू नॉलेज. तो उसी तरह से जब मैंने नज्म लिखी तो मुझे नहीं पता से इसका क्या मतलब है.
ऑफ कोर्स नॉट, देन अदरवाइज हाउ कैन यू राइट? फिर तो वो गया कि किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए लिख रहे हैं आप, या कि किसी फिल्मी सिचुएशन के लिए जो बताई गई है। पोइट्री तो यहाँ से निकलेगी ना, इसलिए कि एपिलेप्सी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कभी अंग्रेजी में लिखते हैं कभी उर्दू में, ऐसा कैसे, कब सोचते हैं आप? तो मैंने कहा मेरा कोई इस पे हक नहीं है। ये मिर्गी के दौरे से पूछो भैया ये हाथ ऐसे ऐसे क्यों हिलता है और ये कभी ऐसे हाथ क्यों हिलाते हो? मिर्गी का दौरा है यार, तो जब पड़ेगा जिस तरह का, राइट? So it's out of control. And I did not know what this poem meant. For months, I kept thinking and then figured it out. See, sakhti, narmi, inedibility, edibility, hardness, uprightness, phallic uprightness, right? All these things are hidden in there, in the symbol. यूज की है कि ट्रीज पर जो फ्रूट्स आते हैं उनको महिलाएं पसंद करती Yes. हैं। हाँ, वो That gives वो wisdom. tree, yeah, that tree, सबसे बड़ी fertile, hint है सर वो. yes, a fertile and हाँ, a fertile and generative father. Yes. एंड नीदर यंग नॉर ओल्ड में भी बात है, क्योंकि ये देखिएगा हम लोगों को, आपको भी, आप तो फिर भी छोटी हैं, जब एक ना एक दो तो बड़ी होंगी आप, तो क्या है हल्के हल्के पता चलता है कि आदमी से मतलब जेनरिक मैन के इंसान के माइंड में माँ और बाप की जो तस्वीर होती है, उस तस्वीर में जो फिक्स तस्वीर है, उस तस्वीर में माँ और बाप की उम्र आमतौर पर 50 साल होती है। ये भी कमाल है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी तस्वीर एडोलेसेंस के एंड में माइंड में रखी जाती है। एक बचपन में तस्वीर है तो उससे फिर झगड़ता है आदमी कि तुम तो ऐसे हो ही नहीं, तो ये नहीं सोचता कि मेरा तो कैमरा खराब था, ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि तुम कैसे डिफरेंट हो। फिर वो जब झगड़ा करके नेगोशिएट के नई तस्वीर लगाएगा माँ बाप की अपने अंदर, वो उस वक्त होगी उसकी उम्र 22 साल और उनकी उम्र होगी 50-48। पेनफुल भी होता है सर एक पॉइंट के बाद तो ये ऑफ कोर्स। करना। हाँ? ये केवल पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा माइक में बोलेंगे तो सवाल शुरू करते हैं अब। ठीक है, किसी के पास कोई सवाल है? एक सवाल मैं जी। पूछना हूँ। जब आप सपनों पे ये अमित हैं, ये लल्लन टॉप की मार्केटिंग के महकमे को संभालते हैं। जी, जब आप सपनों के बारे में बात कर रहे थे तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सपने बेसिकली आर मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं हम जी। लोग। क्या हमको उनसे कोई साइंस भी पकड़ने चाहिए क्या? यकीनन they are messages. I mean, in them, see, a dream is a kind of solution to some problem that one is struggling with. So तो अगर कुछ उदाहरण से समझा सके। उदाहरण जैसे फर्ज कर लीजिए कि मेरा आपका झगड़ा हो जाए अभी, बहुत बुरा, आप मुझे कुछ कुत्ता कमीना कहें, मैं आपको जलील और हरामजादा कहूँ, और उसके बाद हम लोग पार्ट हों। अब मेरा जी तो था कि आपको एक हाथ भी लगाऊं, और आपका भी जी था एक चाकू मेरे सीने में उतार दें, लेकिन आप भी शरीफ आदमी है, मैं भी शरीफ आदमी हूँ, तो हमने ये नहीं किया। अब लेकिन तमन्ना तो रह गई ना। अब अगर ऐसी ही तमन्ना सिर्फ एक दिन की तमन्ना से नहीं होगा, एक तमन्ना ये जो इस वक्त पैदा हुई वायलेंस की, और एक तमन्ना अगर ऐसी ही किसी और का खून करने की भी पहले से रखी हुई थी, तो ये दो तमन्नाएं जुड़ेंगी रात में जब हम सोएंगे। तो जब जुड़ेंगी तो फिर उनकी मजबूती बढ़ेगी, जब मजबूती बढ़ेगी तो उठेंगी कि हम पे एक्ट करो। तो उस वक्त माइंड को उनको सुलाने के लिए फिर से एक कहानी बना के उनको बंद करना है। तो पता चला ख्वाब आएगा। ख्वाब क्या आएगा कि डिलाइट सिनेमा में बैठे हो, जयराज और नाडिया और जॉन काउस की पिक्चर देख रहे हैं। ये सब एक्टर जो हैं 1930-1940 के एक्टर हैं, जो कि स्वाश बकलिंग हीरोज़ की, एरल फ्लिन की मूवी देख रहे हैं। उसमें वो तलवार चला रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मूवी देख रहे हैं बैठे हुए। तो वो दिल की भड़ास वहाँ स्क्रीन पे निकलेगी रात के ख्वाब में, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि ऐसा ख्वाब आए कि जहाँ देखें कहीं दरियागंज में गए और खूब कोई आदमी चिकन काट रहा बैठा हुआ निज़ामुद्दीन के पास, छोटे से रेस्टोरेंट में चिकन काट के बेच रहा है, तो गर्दनें कट रही कमबख्त चिकनों की। हम तो गोश्त कटता हुआ देख रहे हैं, हम मासूम आदमी। तो इस तरह का हो सकता है कुछ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपने से ही एक क्वेश्चन है मेरे पास सर, कि ऐसा जैसा अभी आपने बताया कि हमारे साथ कुछ होता है और फिर वो सपनों में किसी ना किसी रूप में आता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आप दिन भर सोचते हो या जिसके बारे में दिमाग में रहता है वो सपने में नहीं आता, और हम चाहते हैं कि वो हमारे सपने में ऐसा भी होता है। एक तो ये कि चाहते हैं, तो इसका मतलब है ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट हो गया कि हम चाह रहे हैं और चीज़ प्रीऑक्यूपाई कर रही है।
तो जाहिर है कि उसमें प्रॉब्लम भी है, तो अभी वो राइप नहीं है, वो 3 दिन बाद आएगा, ये भी है ना। दूसरे ये कि ये भी पता नहीं है कि वो आया हो लेकिन वो डिस्गाइज हो के आया हो। देखिए मैंने एक टॉक दी थी कुछ दिन पहले जिसमें था कि द ड्रीम इन उर्दू पोइट्री, कि ड्रीम की हमारी 4 थेरीज हैं कि ड्रीम कैसे बनता है। ये जो अभी मैंने बताई वो एक थेरी थी, इसी तरह 3 थेरीज और भी हैं ड्रीम की। तो वो सब कुछ जो है वो सब उर्दू शायरी में पहले से मौजूद है। और फिर ड्रीम देखने के फ़ायदे, ड्रीम देखने के नुकसान, ड्रीम से सक्सेसफुल ड्रीम, फेल्ड ड्रीम भी तो होता है ना, जैसे फेल्ड जोक हुआ या फेल्ड पोएम हुई। डॉक्टर साहब अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। फिर तो मैं काम करने लग गया, मैं अभी तक तो मजे कर रहा था, अब आपने मुझे काम करवाना शुरू किया। ऐसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में पारिभाषिक शब्द आ गए हैं। जी समझ गया मैं। नहीं लेकिन अब हाँ, तो अब मुझे नाउ यू आर मेकिंग मी वर्क, अभी तक तो मैं मजे कर रहा था। कि जैसे कोई भी पोएम है, पोएम में थोड़ी सी लॉजिक भी चाहिए और थोड़ी सी इलॉजिक भी चाहिए। तो अगर लॉजिक ज़्यादा हो जाए तो नेतागिरी हो जाएगी, अगर लॉजिक कम हो जाए तो पागलपन हो जाएगा। तो इसका मिक्सचर होना चाहिए दोनों का। तो उसी तरह से ड्रीम में सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। तो जैसे मैंने देखा कि चिकन कट रहा है, मुझे झगड़ा आपसे हुआ और मैं देख रहा हूँ मैं निज़ामुद्दीन में जा रहा हूँ, चिकन कट रहे हैं, तो मेरे दिल का जो गुस्सा था आप पे वो मैंने कसाई को दे दिया और कसाई ने चिकन की गर्दन काटी। मैं तो मासूम आदमी हूँ लेकिन मैंने करवा दिया है अपने गुस्से का इलाज, ठीक है ना। सो इसी तरह से ये सक्सेसफुल ड्रीम है। अगर चिकन कट रहा है तो, अगर कोई और जानवर कट रहा है जिसके कटने से फसाद हो सकता है तो वो फेल्ड ड्रीम है, क्योंकि फिर मैं उठूंगा सुबह तो मुझे नर्वस नहीं होगी, हे भगवान क्या कर दिया मैंने, और कहीं कोई किसी को बता तो नहीं लिया, सुन तो नहीं लिया किसी ने, फला फला फला, तो वो फेल्ड ड्रीम होगा। कि अगर कोई आपने सेक्रेड जानवर कटता हुआ देख लिया, दैट मीन्स कि उसके अंदर वायलेंस ज़्यादा है, उसके अंदर कंट्रोल और वायलेंस कम है, गिल्ट आ जाता है जी, वो इज प्रोड्यूसिंग यू मोर एंग्जाइटी एंड मोर गिल्ट। सो दैट्स ए फेल्ड ड्रीम। कि फेल्ड ड्रीम पे दाग का जो सबसे अच्छा शेर है, कमाल का, इससे अच्छा शेर ही नहीं है फेल्ड ड्रीम पे। और इसके मतलब उसी रास्ते पे हैं जो ट्रीज और आइसक्रीम पे, कि बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है। मैं देखिए यही सब बातें होती हैं कि हमने, आपने भी और मैंने भी नहीं सोचा था हम ये विल बी टॉकिंग दिस विच इज़ द राइट वे। बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे। क्या चल, आप आंसू बहाए, टेरेबल। बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे। क्या अच्छा शेर, ये भी एडिपल स्टोरी इसके अंदर प्राइमल सीन। तो ये तो विशियस सर्कल बन जाएगा एक्चुअली में, मतलब वो फिर हम सक्सेस ड्रीम के अंदर खोजने शुरू कर देंगे वो पूरा करने के लिए एक सर्कल। पर हम वो कॉन्शियसली तो नहीं कर पाते ना, उनकी तो अपनी एक एल्गो है। हाँ, उनके वो काम अलग है ना, एक फैक्ट्री और चल रही है भाई। आप जैसे पैंक्रियाज और लिवर और लंग्स काम कर रहे हैं, उसी तरह माइंड भी काम कर रहा है। कब ऐसे बहुत से सोल्यूशंस भी निकलते हैं चीज़ों के, चलते चलते एकदम जहन में ख्याल आता है, पेपर लिखना है, कोई किताब लिखनी है, आपके जहन में एक उलझन चल रही, क्या करूंगा इसमें, एकदम से एक दिन जब आप वो नहीं सोच रहे होंगे तब वो आपके जहन में जवाब। जैसे आपने इतनी सारी बातें कही तो जो सबसे ज़्यादा मेरी परमानेंट मेमोरी में तुरंत गई वो है डिलाइट टू विजडम एंड हाउ वी विल अप्लाई इट इन आवर न्यूज़ रूम। आई स्टैंड एडिक्वेटली हम्बल बिकॉज दैट वाज नॉट माय सेंटेंस, दैट वाज फ्रॉम सेमस हेनी। अब ड्रीम आएगा मुझे बहुत खतरनाक आज रात चिकन के बारे में। जी कुसुम। कई बारी हम ऐसा सपना देखते हैं जो, मतलब हम सपना देख रहे हैं, हम बहुत अच्छी नींद हुई हमारी, हमने बहुत अच्छा सपना देखा, हम उठते हैं हमें लगता है यार बहुत अच्छा सपना देखा था, पर हमें याद नहीं रहता। हो सकता है, ये बहुत होता है। हो सकता है, याद करने की कोशिश करते हैं उतनी जल्दी हाँ वो तो बिल्कुल उतना दूर जाएगा। हाँ, इसमें गाना था देवानंद का, जितनी भी क्या जाए दूर मुझसे उतना ही पास आए, कुछ इस तरह का गाना था। लंबा सफर हो छोटा सफर हो, हाँ याद तू आए, दिन हो जाए भीड़ के बीच अकेला, ओ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार आ जाएगा अपना थू ड्रीम में। गुलाब जामुन खा रहे मैं, जन्म इससे तो गुलाब जामुन का ड्रीम आएगा।
कई बार। नाइस नाइस, वाह वाह। थैंक यू। हाँ, तो वो ड्रीम भूलता है आदमी बहुत तेजी से। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि वी ड्रीम अबाउट कि हमारा कोई क्लोज वन है वो मर गया है। देखिए, अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे टच किया। 7 ड्रीम हैं, 7 जो यूनिवर्सल है, सब लोगों को आते हैं। इसमें ये नहीं है कि 7 आपको आते हों, उसमें से 4 आपको आते होंगे, 5 आपको आते होंगे, 2 आपको आते हैं, लेकिन ये कॉमन ड्रीम है इंसान के। 7 ड्रीम जो हैं वो यूनिवर्सल ड्रीम है, चाहे वो काला आदमी हो, चाहे गोरा, चाहे चीनी, चाहे जापानी, चाहे ज्यू, चाहे क्रिश्चियन, उसमें कोई धर्म का और रीजन का, स्किन कलर का हाथ नहीं है, इंसान का हाथ है। 7 ड्रीम हैं। 7 ड्रीम बताऊं? पहला, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, हवा में उड़ रहे हैं आप, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग। बहुत ज्यादा देखता हूँ। ड्रीम ऑफ फ्लाइंग। दूसरा, ड्रीम ऑफ फॉलिंग। 2। तीसरा, ड्रीम ऑफ टेकिंग एन एग्जाम एंड परफॉर्मिंग बैडली, ओह, कि या पेंसिल टूट गई है, या So पेपर frequent. पेपर गीला है, पेंसिल टूट गई है, घंटी मैथ्स बज का गई, पेपर है, कुछ नहीं आता है। एग्जामिनेशन ड्रीम। और 90% ऑफ टाइम्स, 99% ऑफ टाइम्स एग्जामिनेशन ड्रीम उस एग्जाम के बारे में होता है जो आप पास कर चुके हैं। यस, कभी इसके बारे में नहीं होता कि जो खेलने वाले, उसके बारे में होता है जो आप पास कर चुके हैं। सो एग्जामिनेशन ड्रीम, फ्लाइंग ड्रीम, फॉलिंग ड्रीम, बीइंग चेज्ड ड्रीम, यू आर बीइंग चेज्ड एंड यू कैन नॉट रन प्रॉपर्ली, यू नो। 4 हो गए, 3 रह गए। द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, 5 हो गए। छठा है द ड्रीम ऑफ टीथ फॉलिंग आउट, दांत टूट गया। नाखून टूटना। हाँ, दांत का खास तौर पे, हाँ, दांत टूटने का। और एक ड्रीम कमबख्त और है जो, हाँ, ड्रीम ऑफ बीइंग नेकेड और लेस देन ऑप्टिमली ड्रेस्ड इन पब्लिक। ये 7 ड्रीम हैं जो कॉमन है। 6 के मतलब मर्दों औरतों में एक ही है। 6 जो हैं ड्रीम, एक ड्रीम का मतलब मर्दों में अलग, औरतों में अलग। ये जो ड्रीम है, द ड्रीम ऑफ टीथ फॉलिंग आउट। ये गुड लिसनर्स, ये की कहानी में कितनी सवाल पूछो। कितनी जल्दी क्या आता है कि इस ड्रीम का मतलब मर्दों में अलग है और औरतों में अलग है। अब उसमें यूनिवर्सल नहीं है, इसमें उसमें ये भी हो सकता है कि इस मर्द में ये मतलब ना हो, इस औरत में ये मतलब ना हो, तो वो तो स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। बट टॉकिंग ऑन ब्रॉड जनरलिटीज, इन जनरल, you know, it doesn't have to necessarily 100% times true. In general, the dream of teeth falling apart in men has to do with anxiety about having an erection. Not election, erection. जी, तो मैंने कहा ये पता चला कि आप साफ कर दूं बात। हाँ, is the dream of कि erection, sexual performance के बारे में। औरतों में the same dream, teeth falling apart out, has to do with the wish to have a baby. Wish to have a baby. Baby, yeah. Wish to be pregnant. So, खैर वो तो ज़्यादा गहराई में बेकार की बात है। डॉक्टर साहब आपने 7 भाई साहब इधर वही बैठा रहा, मैं आ जाता हूँ। बस ये ध्यान रखना, पीछे वो कैमरा, उसको ब्लॉक नहीं करना है। रजत जी आप देख रहे हैं, मैं उनको हड़का के रख रहा हूँ। आपने वो बोला ना 7, तो मुझे वो वाला गाना याद है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। गाना है क्या तुम? नहीं, गाना नहीं है। जी, इंटरेस्टिंग सवाल। इनके पास बहुत सवाल होते हैं जो ये अमूमन फिल्म एक्टर्स से पूछती हैं लजाते हुए। जी सर, आपका एक बहुत खूबसूरत शेर है कि थोड़ा माइक पकड़ के। अच्छा, आपने मुझे दे दिया, बहुत शुक्रिया। आपका एक बहुत खूबसूरत शेर है कि झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। लेकिन कभी कभी हमारे लिए दर्द से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना हम उससे बात कर पाते हैं और ना ही उसे हम समझ पाते हैं, और उसके अंदर सिर्फ हम रहना चाहते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होता है, कभी बैर नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना चाहिए? इंतज़ार, 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 या तो किसी चारागर का या अपने अंदर छुपे हुए रिसोर्सेज का कि जो फिर जाहिर होंगे। क्योंकि कोई भी चीज़, देखिए, सिर्फ बच्चा है, छोटा बच्चा और बॉलीवुड, मेरे ख्याल से 2 चीज़ें, एक ही चीज़ है वो, तो ये भी गया। तो छोटा बच्चा और बॉलीवुड जो हैं, इनमें चीज़ें होती हैं परमानेंट, वरना
कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। अब नत्थू है, नत्थू तो चल रहा है लेकिन ज़ाफ़रान बंद हो गया, तो कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है, आप खुद बदलती रहती हैं। अब ये सोचिए जब 2 साल की आप थी तो वो हाथ जो आपका था इतना बड़ा वो कहाँ गया? हाँ ठीक है ना, अब वो हाथ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो दुख सुख, निदा साहब का कितना अच्छा शेर है कि दुख गम हो के खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। मेरे फादर का शेर है लेकिन वो उल्टा है कि बाहर आए चली जाए फिर चली आए, मगर ये दर्द का मौसम नहीं बदलने का। सो आई थिंक देयर इज सम बेस लाइन, yes to all of us, but when we dip below baseline it's never permanent। यही बात में फेथ रखनी चाहिए, उसका इलाज निकलेगा बाहर से या अंदर से। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ, आऊँगा आपके पास भी आऊँगा। हाँ पूछिए। सर आप लिखते हैं और एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि डिलाइट टू विजडम जी, तो हम जब लिख रहे होते हैं तो हम क्रिएटिव होने की सोच के ये लिखते हैं। जैसे कई बार मुझसे पूछा जाता है कि यार इज़ इट रिलेटेड टू योर लाइफ, क्या ये तुमसे जुड़ा हुआ है? तो मैं सोचता हूँ और मैं रियलाइज़ कर पाता हूँ कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं जुड़ा है, बस मैंने एक अच्छी इमोशनल चीज़ लिख दी है। लेकिन लोग नहीं मानते बात, ये कैसे होता है? मतलब हम टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, हम कुछ नज़्म लिखते हैं, हम शेर लिखते हैं और वो उसका हमसे कोई रिलेशन नहीं होता, बस हम लिख रहे होते हैं। मैंने दोनों बातों से डिफरेंस है। आई डिसएग्री विद, आई हैव अ डाइवर्जेंट पॉइंट ऑन व्हाट यू से ऑन बोथ काउंट्स। वन कि हम टॉपिक चूज़ करते हैं, आई डोंट थिंक सो, टॉपिक हमें चूज़ करता है। तो अगर आप सचमुच हैं शायर तो यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, यू नो। गालिब का क्या शेर है, मुश्किल है थोड़ा, कि मिसरा के आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, मीनिंग दीज थॉट्स, दीज टॉपिक्स अराइज टू मी फ्रॉम नोवेयरनेस, फ्रॉम द वैक्यूम, फ्रॉम द बिग वॉइड। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। सरीर खामा क्या? खामा बोलते हैं जो सेठे का पेन होता था ना, सेठा जानते हैं आप, एक चीज़ टेस्ट, हाँ क्या बात है, हाँ यस यस। तो उसमें जब इंक में डिबो के लिखते थे तो चू 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 आवाज़ आती थी, तो वो है सरीर खामा कि पेन की इंक की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ है, नवाए सरोश है। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट व्हेन वी परमिट आवरसेल्व्स द डिग्री ऑफ पैसिविटी and become a slave to and abandon ourselves to the rapture of the writing instinct। मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा है कि why I write so much और why I write, उसमें से 6 मैंने रीज़न बताए why I write, उसमें से एक यही है, the pleasure of passivity and the capacity to give oneself up। उसमें मोमेंट में, अच्छा दूसरा एक तो ये कि हाउ डू वी चूज टॉपिक, दूसरा ये कि आपने कहा मैंने तो एक इमोशनल बात लिख दी, वो इमोशन तो आप ही के थे ना, वो कहाँ से इमोशन? मतलब यही मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ सर। मतलब वो इमोशन किसका है? मुझे लगता है सर कि पर्सनालिटी को, अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल कहीं एक किनारे रख के भी कुछ लिखा जा सकता है, और जो बहुत लगेगा लिखा जा सकता है वो फिर आप जो है किसी पॉलिटिकल लीडर की मैं कहने वाला था, नाम लेने वाला था, पी गया। सो कि हाँ जिंदा, अनफॉर्चुनेटली। तो फिर तो नेता की तारीफ में लिखें, वो अलग बात है। तो वो तो एक दैट्स अ डाइडैक्टिक काइंड ऑफ ओरेटोरियल पर्पस, हाँ, लेकिन वो पर्पसिव पोइट्री है। लेकिन जो आप पोइट्री रात में अकेले बैठ के 2 बजे लिख रहे हैं, वो आपसे है ही जुड़ी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आपके दिल से निकली। भाई साहब थोड़ा सा है ना, हाँ, we'll have a drink and talk about it। Sure, हाँ, आप शराब पीते हुए डॉक्टर साहब से बात करेंगे? आपने शोर सर कहा है सर, कुछ और पी लेंगे सर। हाँ, मुझे नहीं लगता आप शराब, इसकी भूख सर, नहीं ये शराब पीते हैं। शेख अपनी देख, तुम अपनी बताओ। अच्छा, एक और शराब के बारे में भी एक बात बताऊं, ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट लोग मालूम होते हैं, आपको शायद ना हो, लेकिन आमतौर पे
आपसे कम स्मार्ट लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग दारू पी के शायरी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दारू पढ़ के सुनाते हैं, लिखते नहीं है। लिखना काम तो यू वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। दारू पी के इंग्लिश भी आती है आपको? कई लोगों को, including me. सब बिल्कुल जल्दी मैं नहीं। कि one is walking on a tightrope when one is writing, and one is already in a trance. That trance cannot be contaminated. I've done this stupidity of couple times writing after a drink, and they're horrible. Next morning when you see, they're not good at all. No, you need a very disciplined mind to write. यस भाई साहब माइक में सब रिकॉर्ड नहीं होगा। आई विल कम टू यू। जी पूछिए। सर मैं आपको 3 भाषाएं बोलते हुए अभी सुन पा रही हूँ जितनी मुझे समझ आती है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। मैंने किताबें लिखी तीनों में जी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि कभी बचपन में किसी टीचर ने बताया था या किसी बड़े व्यक्ति ने बताया था कि आपको जिस भाषा में सपने आते हैं आप उसी भाषा को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया कि मुझे सपने कभी हिंदी में आते हैं, कभी अंग्रेज़ी में आते हैं। जब मैं अब इस मीडिया लाइन में आई हूँ तो हमें कोई एक लाइन चूज़ करनी पड़ती है कि आप इंग्लिश में जर्नलिज्म करना चाहते हो। हमारे लिए तो पहले यही खबर है कि सोनल को अंग्रेजी में सपने आते हैं। जैसे सपने में अगर मैं लड़ रही हूँ किसी से, बहुत गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं अंग्रेजी में गुस्सा करती हूँ, और अगर मैं किसी से प्रेम कर रही हूँ तो मैं हिंदी में संवाद करती हूँ। ये क्या प्रभुताई की भाषा का कुछ मामला होता है क्या? ये नहीं, ये इसमें बात जो आप कह रही हैं बहुत मज़े की और इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन टीचर की जहाँ तक बात है ना, तो टीचर से तो कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं हैं। तो एक टीपी राव नाम के टीचर थे, मैं 6 साल का था, तो उन्होंने स्कूल में मुझे ऐसे, ये डॉक्टर साहब कहाँ, खैराबाद, लखनऊ, अलीगढ़? लखनऊ की बात। तो उसमें उन्होंने ऐसे उंगली उठा के मुझसे बोला था, सलमान यू विल नेवर बी एबल टू राइट 1 करेक्ट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ। तो ये तो टीचर हुए। अब चलिए बात स्टूडेंट्स की करते हैं। यू आर राइट, यू आर क्वाइट राइट दैट द ड्रीम लैंग्वेज इज द बॉटम लाइन लैंग्वेज, ठीक है ना। लेकिन इसमें और इसका और बड़ा प्रूफ ले लीजिए कि if you say how many great, no bullshit, like me, I'm B class, I'm nothing, great poets, how many great poets exist who have written poetry in a language that was not their mother tongue? Question 1, part A, and part B, how many great novelists exist who have written novels in a language that's not their mother tongue? इसमें आपको मिल जाएंगे 25। आई कैन रैटल ऑफ द नेम्स ऑफ 20-25 तो 1 मिनट में। इसमें आपको मिलेगा 0। कोई दुनिया का अजीम शायर नहीं पैदा हुआ है जिसने कि अपनी मादरी जबान से बाहर बड़ी शायरी की हो। ये भी कमाल है। क्योंकि अब यहाँ आ जाता है सवाल अगला, तो इस पे मेरी टॉक है मेरे ख्याल 2-3 दिन के बाद यहीं इसी शहर में, कि देखिए शायरी में जो शायरी है क्या चीज़, ये इक्वी डिस्टेंट है बिटवीन म्यूजिक एंड प्रोज। एक तरफ म्यूजिक है और एक तरफ प्रोज है, इन दोनों के बीच में है शायरी, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी क्या, एक अननोन है और एक नोन है, उसके बीच में है शायरी। तीसरे क्या, एक राइट ब्रेन के फंक्शंस हैं, एक लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस हैं, उसके बीच में है शायरी। एक इसमें क्या कि एक जिस्म है और एक जान है, इनके बीच में है शायरी। एक माँ है और एक बाप है, इसके बीच में है शायरी। एक औरत है और एक मर्द है, इसके बीच में है शायरी। यहाँ है शायरी इस जगह पे, ठीक है। तो चूंकि म्यूजिक माँ के जिस्म से रिलेटेड है और लैंग्वेज बाप की स्कोल्डिंग से रिलेटेड है, तो म्यूजिक का हमेशा माँ के जिस्म से रिश्ता है, जिससे कि प्लेसेंटल आर्टरी के परसेप्शंस, जब बच्चा पेट में है तो आर्टरी के परसेप्शंस, उसके बाद जब लेफ्ट ब्रेस्ट पे कोई माँ हो, लेफ्ट हैंडेड हो, राइट हैंड हो, जब बच्चा ज़्यादा दुखी होता है तो शी ऑलवेज टेक्स इट टू द लेफ्ट ब्रेस्ट, जिसमें हमारी ओरिजिनल थ्योरी ये थी कि बच्चे के कान में दिल की धड़कन की आवाज़ जाती है तो उसको लगता है मैं पेट के अंदर ही हूँ, तो वो सेफ महसूस करता है। अब ये थ्योरी को कहते हैं ये वीक है थ्योरी, नई थ्योरी ढूंढी कि आप ये इमेजिन कीजिए बच्चे को ऐसे यहाँ इस लेफ्ट सीने पर रखा तो उसका कान कौन सा ऊपर है, उसका कान कौन सा ऊपर है, कि आप लोग फैसला कर लें फिर मैं बताता हूँ।
है, लेफ्ट कान ऊपर है। तो जब माँ विस्पर करेगी तो लेफ्ट कान से कौन सा ब्रेन स्टिमुलेट होगा? राइट ब्रेन, जहाँ पे जज्बात होते हैं। तो ये सब जो देखिए एनिमल्स की भी तो विजडम है ना, जो बनी हुई विजडम। तो इन सारी बातों से म्यूजिक जो एंड फंडामेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए ड्रम, उसके बाद वेरिएशन है। ड्रम इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिससे कि पल्सेशन ऑफ द प्लेसेंटल आर्टरी, हार्ट बीट, राइट ब्रेन स्टिमुलेशन, उसके बाद लफ्ज दाखिल होंगे लोरियों में, नन्ही कली सोने चली, ठीक है ना, सुजाता फिल्म का गाना था। मैंने सुजाता का इस्तेमाल किया है कहीं इंडिया टुडे में ही, एक आर्टिकल मैंने लिखा था उसमें कि साहित्य वार्षिकी के लिए समथिंग अबाउट उर्दू लैंग्वेज और समथिंग। तो मैंने सेंटेंस ये शुरू किया था कि हिंदुस्तान में उर्दू लैंग्वेज की वो हालत है, वही स्टेटस है जो बिमल रॉय की फिल्म में सुजाता का था। So that's where I began the thing. Anyway, so you're right that the depth of the mind is related to mother tongue, and that depth is revealed by the language in the dream. अब आप पता चलिए आप मूव करके चली जाइए फ्रांस और रहने लगिए फ्रांस में, तो लगेंगे कम से कम 2 से 3 या 4 या 5 साल की ड्रीम की लैंग्वेज बदलेगी। You will start dreaming in French. फिर सिर्फ लफ्ज आएंगे, उसके बाद मेटाफोर भी जो है लोकल मेटाफोर वो विजुअल में आ जाएगा ड्रीम में। जैसे मुझे क्या हुआ, एक ड्रीम देखा मैंने कि मैं एक बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में एक गीला तौलिया है और 4थे-5वें फ्लोर की बालकनी में, और मैं तौलिए को लिए हुए सोच रहा हूँ, फिर मैंने उसको फेंक दिया, वो बालकनी से तौलिया नीचे जा रहा है। अब ये उर्दू में नहीं है ड्रीम, ये विजुअल है, लेकिन ये विजुअल अंग्रेजी का है, बिकॉज देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड थ्रोइंग द टॉवल इन, मीनिंग गिविंग अप ऑन सम डिसीजन कि ये चीज तो अब नहीं होगी। तो द ड्रीम इटसेल्फ, ऑल्दो विजुअल, इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस स्टेप हैपेंस इवन आफ्टर। फर्स्ट some words will appear, then more words will appear, and then the visual metaphors will appear. So dream language is the primary language, you know, which then, अच्छा ये भी आपने जो गुस्से की बात कही है और प्यार की बात कही, ये भी बहुत मजे की है, लेकिन इसमें जरा थोड़ी और पंगे हो जाएंगे। सर हम बहुत देर से ख्वाबों के बारे और थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये हमारे तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ हैं। सवाल भी सर उसी से ही जुड़ा हुआ है। मतलब हम इतनी देर से ख्वाबों के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन ऐसे हो रहा है कि ख्वाबों को बदलने की तैयारी चल रही है। और अमेरिका में एक कंपनी है कर्नेल, उन्होंने ऐसे एक डिवाइस बनाया है, प्रैक्टिकली बना दिया, जो आपकी दिमागों की नसों को पढ़ सकता है। और उनकी तैयारी ये है कि वो ख्वाब बदल देंगे, या जो भी सोच है, जैसे बीमारी से जुड़ी हुई बात है, उसको हटा ही देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है दिमाग बचा हुआ था, और मैं भी नहीं चाहता कि वहाँ तक जाएं। थोड़ा सा फिजिकल टच डॉक्टर्स के साथ में, या जैसे आप डॉग की बात करते हैं, मेरे पास भी हैं, तो आप इसको कैसे लेते हैं कि ये होना चाहिए? मतलब अभी उन्होंने एक डिवाइस बनाया है, कितना एथिकल है ये टेम्परिंग ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स अब मतलब ऐसे तो टेम्परिंग ऑफ मेमोरी, इसको अगर आप एब्सर्ड लिमिट तक ले जाएं तो इसका मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ गोलियां होंगी या कुछ इंजेक्शंस होंगे या कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैप्शंस होंगे, जिससे आपका बच्चा ये सोचेगा पिताजी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने एक सुबह गोली खिलाई, वो कहेगा डैडी कितने अच्छे हैं, और आपने एक वजह इंजेक्शन लगा के मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी, मुझे माँ से बहुत मोहब्बत है। तो फिर मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, गोलियाँ खिलाते रहो बच्चों को, ठीक है ना। एब्सर्ड लिमिट तो ये है उसकी, जो कि लोग समझते हैं, जो लोग कहते हैं हर चीज़ ब्रेन के से होती है और ये माइंड वाइंड सब फैंटेसी है, और उसमें सच है और झूठ भी है। सच जैसे ये है कि फर्ज कर लीजिए कि मैं फैसला करूं कि मैं यहाँ से मूव करके लखनऊ में रहने वाला हूँ, तो अब मैंने एक ट्रक हायर किया, ट्रक में भर के सामान मैं अपना लखनऊ ले गया, तो मैं ट्रक की वजह से मूव किया मैंने, या ट्रक ने मुझे हेल्प किया मूव करने में? तो ये है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में, यू कैन नॉट से गुड मॉर्निंग विदाउट देम, without chemical changes in the brain, and psychotherapy certainly works chemically in the end, you know. लेकिन is there a supraordinate motivation? Is there something more than the brain? That's the important thing. तो अब आप ये सोचिए किसी को डिमेंशिया हो जाए, तो डिमेंशिया में, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में, एक आदमी अपनी माँ का नाम भूलता है, एक आदमी अपने बाप का नाम भूलता है। ये क्यों है? तो हर चीज़ में साइकोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, तीनों चीज़ हर चीज़ में है। जी सर, मेरा सवाल एक मानव व्यवहार से लेके है, ह्यूमन बिहेवियर पे। जी। तो मैं ये सर जानना चाह रहा हूँ कि आपने 50 साल पश्चिमी देशों में गुजारे हैं, अमेरिका से और लंदन वगैरह में,
भारत और इन देशों के जो आदमी में जो अंतर है मानव व्यवहार को लेके, वो बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है? फ़र्क है डॉक्टर साहब। इसी में मैं एक और सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ दूं, जो आपका एक वर्क है फ्राइड अलोंग गैंजेस, हाँ, थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप। हाँ, कि मैंने एक किताब एडिट की थी कि इंडिया और साइकोएनालिसिस को ब्रिज करने के लिए, फिर बाद में लिखा भी है मैंने, और एक मेरा पेपर है काफ़ी लंबा 40-50 पेज का, वेयर इज़ इंडिया इन माय साइकोएनालिटिक वर्क। तो देखिए, इसमें इस सवाल को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक कि इंडिया और सिर्फ स्पेसिफिक रखिए अमेरिका जहाँ मैं रहता हूँ, कि इन दोनों के इंसानों में क्या, बिहेवियर में क्या फ़र्क है। दूसरा, क्या ये फ़र्क इंडिया और अमेरिका की वजह से है या बड़े शहर और छोटे शहर की वजह से, कि इसमें अर्बन रूरल की भी का डायमेंशन भी काटता है इसको। और इसमें बड़ी बात क्या है कि जब बच्चा पलता है ज़्यादा लोगों के साथ, जहाँ माँ बाप हों, चाचा चाची हों, मामा मामी हों, कज़न्स हों, और तो बहुत से जब लोग होते हैं, तो बचपन में वो बच्चा माँ के साथ सोए, माँ बाप के बिस्तर में सोए ज़्यादा दिन, तो उससे क्या होता है कि और बहुत से लोग उसे गोद में लेके घूमें, और कभी वो तन्हा ना हो बचपन में, तो नतीजे के तौर पे उससे एक मन में सेफ्टी की और शांति की बात ज़्यादा आ जाती है। लेकिन उसके 2 एक नुकसानात भी होते हैं। 2 नुकसान ये होते हैं कि फिर गुस्सा अगर निकले हो तो फिर वो गुस्सा निकाल नहीं सकता है माँ बाप पे, तो फिर वो गुस्से को निकालने के लिए कोई और टारगेट सोचेगा। दूसरे ये कि ज़्यादा अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट और बिस्तरों में सोना माँ बाप के साथ काफ़ी उम्र तक रहे, और क्राउडेड जगह पे रहे और सब कुछ, तो उसमें फिर बड़े होकर सेक्सुअल एंजाइटी ज़्यादा होंगी, तो फिर बिजली और भाप के ज़रिए इलाज कराना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज़ इट्स नॉट ऑफ कलर, इट्स ऑफ टाइम, यह हमारे ज़माने का जोक है। अच्छा, तो अरे यार लोग बहुत ही सीरियस हो गए। सो थोड़ा सा इस जोक को नहीं, वो हकीम हरिकृष्ण लाल थे ना, हकीम हरिकृष्ण लाल जी। हाँ, कि यहाँ पे क्या होता था, मैं अभी पिछली बार मैंने स्टडी की, मैं आया था तो आई टुक ए ट्रेन फ्रॉम, मैंने कहा हवाई जहाज से बहुत रोड लिया, ट्रेन से जाऊँगा। ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली तक आया, तो मैं बाहर देखता रहा, मैंने कहा कितनी बार देखूंगा इम्पोर्टेंस का इश्तिहार आएगा नहीं आएगा। तो जब मैं रहता था यहाँ, तो उसमें हर कदम पे इम्पोर्टेंस के इश्तिहार थे, बिजली और भाप के जरिए। हाँ, लेकिन मुझे लखनऊ से लेके दिल्ली तक सिर्फ 2 मिले इश्तिहार। तो मैंने सोचा क्या यहाँ के आजकल मर्द ज़्यादा पोटेंट हो गए? तो एक तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसकी, या ये कि भैया हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, वायाग्रा मिलने लग गया। तो तरह तरह के रीजंस इसके साइंटिफिक हो सकते हैं, बट दैट थिंग हैज गॉन डाउन, राइट? एनीवे, बैक टू यू। पहले क्या बिजली और भाप से ये मर्दाना शक्ति बढ़ाने मैं तो गया नहीं था सरकार, मैं नहीं गया था। तो उसमें लिखा होता था कि बिजली और भाप से। हकीम हरिकृष्ण लाल के पास मर्दाना कमजोरी का बिजली और भाप के जरिए इलाज। अब भगवान जानते वो क्या करते थे, मैं तो जानता नहीं। यहीं थे कहीं पहाड़गंज में, बहुत बिलबोर्ड्स उनके दुनिया भर। हाँ, बिजली और भाप के जरिए जी। हाँ, नहीं, एक बात खत्म कर लूं मैं इनकी। तो हाँ, तो उसमें 2 नुकसान हैं। शांति है, मन में सिक्योरिटी है, पीसफुलनेस है, माइंड ठंडा है, लेकिन उस सेक्स में गड़बड़ है, थोड़ी सेक्स में वीकनेस। और दूसरे है कि फिर गुस्सा किस पे करे? अगर सब लोग अपने ही हैं और सब लोग अपने को इतना प्यार करते हैं, तो फिर उनमें गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो होगा, तो वो निकाले किस पे? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। उसका क्या एक बड़ा कारण? सर नहीं, अब उसका उल्टा उधर सोचिए, उधर मामला उल्टा है। वो वहां बच्चा बड़ा होता है यूएस में जी, और मैं चल रहा हूँ, वहीं चल रहा हूँ, जी। तो वहां पे बच्चे को माँ बाप से बहुत जल्दी सेपरेट कर देते हैं। तो एक 5 दिन का बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा है, और उसको आज़ादी सिखाते हैं शुरू से। तो उसमें क्या होता है हल्के हल्के कि उनके यहाँ एक ओरिजिनलिटी और सेल्फ ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग बढ़ती है, लेकिन दिल में लालच कंपनी की ज़्यादा होती है, और उससे लालच से डर भी लगता है। तो नतीजे के तौर पे वहाँ पे गुस्सा और एम्बिशन ज़्यादा है, और सेक्स में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्यार ज़्यादा है, लेकिन सेक्स में प्रॉब्लम है। तो है कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जी, वेलकम टू यू।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप शायरी भी करते हैं और साथ में साइकोएनालिस्ट भी हैं, तो दोनों बेसिकली ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, तो शायरी कैसे आपके दूसरे प्रोफेशन में मदद करती है और दूसरा प्रोफेशन कैसे शायरी? सरकार कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आया, आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार पहले तुमने बताया। हाँ क्यों नहीं, हाँ यकीनन मैं बताता हूँ उसका एग्जाम्पल भी जी। 10 जुलाई को ये अभी जो आने वाली है कोई 4 दिन बाद 1 बजे मेरी टॉक है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, व्हाट डू पोएट्री एंड साइकोथेरेपी हैव टू डू विद ईच अदर। तो वहाँ तशरीफ ले आइए आप, ठीक है? चलिए न्योता मिल गया है। हाँ जी, मैं आऊँगा पहले गरिमा। हाँ तो कम देयर, कम एनी ऑफ यू प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं जब भी परेशान होती हूँ या दुखी होती हूँ, ऐसे कुछ होता है, तो मैं शॉपिंग करने चले जाती हूँ। वाह, ये बात सही है सर। या तो आप कहीं चले जाइए या फिर ऑनलाइन, आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि ऑनलाइन। देन ये जो बात है ना कि आप छोटी छोटी लग्जरी से खुद को ट्रीट करते हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि तुम्हारी सैलरी आती है ना, तो तुम खुद को या तो अच्छा खाया करो या उस दिन कुछ अपने लिए खरीदा करो, ट्रीट योरसेल्फ। तो मुझे ये जानना है कि ये ट्रीटमेंट से बीमारी बन रहा है, ये उसकी बीच की लाइन क्या होती है? क्या ये वाकई में एक थेरेपी है या स्ट्रेस शॉपिंग और इस तरह की चीजें? रिटेल थेरेपी क्या ये वाकई? हाँ देखिए इसमें ये है, इज इट कॉल्ड रिटेल थेरेपी? कि let us not talk one to one. Let's not talk personal stuff because this becomes more problematic. So let's talk in general. अभी मैंने एक किताब एडिट की है जिसका नाम है Beyond Primal Addiction. Beyond Primal Addiction. उसमें हैं मेरे ख्याल से 6 या 7 चैप्टर, जिसमें कि इंटरनेट एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन और वर्क एडिक्शन, तो इस तरह के जो नॉन सब्सटेंस रिलेटेड, नो ड्रग्स एंड नो अल्कोहल, उसके भी एडिक्शंस होते हैं। ये सारे वर्क के, सेक्स के, शॉपिंग के, इंटरनेट के, इस तरह गैम्बलिंग, ये सब। तो ये अब ये कहाँ लाइन ड्रॉ की जाए कि ये बीमारी हो गई है या बीमारी नहीं हुई है? ये तो डिपेंड करता है कि उस आदमी को कितनी तकलीफ़ है और उसके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, बच्चे, उनको कितनी तकलीफ़। तो अगर लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही है या ख़ुद को या दूसरों को, तो यकीनन फिर तो देन इट्स ए प्रॉब्लम। अगर थोड़ी सी बात है तो जाहिर है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, तो उसमें ज़रा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को तकलीफ़ नहीं है और एक प्राइवेट बात है और छोटी सी बात है तो कोई नहीं। मॉडरेशन। हाँ हाँ, एक जो शायरी की बात कर रहे थे इसमें बताता हूँ, तो कि यकीनन आई मीन one can recite and does recite poems in sometimes even in a language that the other person doesn't understand, to explain. जैसे कि मैं एक इलाज कर रहा था, तो somebody whose mother had died when they were 4 years old, और उसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है। ये तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है ना, ये एक दिन का तो नहीं है, ज़िंदगी भर का चेंज है ये। दो लॉसेज ऐसे हैं जो कभी हिल नहीं होते हैं। एक मैटरनल लॉस बिटवीन एज 2 and 8, वो कभी हिल नहीं होता पूरा, और दूसरा लॉस ऑफ एन अडल्ट चाइल्ड, 20-22 साल का लड़का लड़की मर जाए, वो भी कभी हिल नहीं होता पूरा। दे आर इनक्योरेबल ग्रीफ्स, लाइफ लॉन्ग ग्रीफ्स। सो इन द ट्रीटमेंट दिस पर्सन विल रिपीटेडली, अभी 1-2 महीने चला, फिर ब्रेक डाउन एंड बिटरली क्राई अबाउट नॉट हैविंग हैड ए मदर वाइल ग्रोइंग अप। एक बार हुआ, फिर उसको ये करके ठीक किया, फिर होता था, फिर टूट गया, फिर हो गया, फिर तो 3-4 साल के बाद काफ़ी 1 साल चल रहा है जिसमें कि लगता है अब सब ही जितना हील होना था हो गया है, और फिर कोई बात हुई एंड द पर्सन ब्रोक डाउन बिटरली इन टीयर्स, वीपिंग एंड क्राइंग एंड वेलिंग लाउडली। तो अब आई एम सिटिंग क्वाइटली, उस वक्त तो बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इमोशन ऊपर जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, उस वक्त आपके बोलने का क्या फ़ायदा? उस वक्त तो माइंड कॉम्प्रोमाइज़ होता जा रहा है, वो सुनेगा ही नहीं आप बात। तो ऐसे वेट करो, अब ये इमोशन नीचे आएगा। तो बोलने का समय कौन सा है? बोलने का समय है ये समय है बोलने का, ऑफ पीक, नॉट व्हेन इट्स कंप्लीटली गॉन। तो इन क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी कमेंट की। सो व्हेन आई कुड सेंस that the patient's crying and weeping had just begun to come down. So I said to her, you know, there are 2 lines in a poem in my mother tongue. She was an American woman. You wouldn't understand the meaning,
But let me recite them to you and then I'll explain it to you. कितने तूफान उठाए आंखों ने, कितने तूफान उठाए आंखों ने, नाव यादों की डूबती ही नहीं. And then I said, what this means is, how many storms have my eyes borne, but this goddamn boat of memory never sinks. अच्छा, अब इसमें टेक्निकल ये तो आपका काम नहीं है, तो हमारा काम है. अब जैसे आप मुझे कैमरे के बारे में, एडिटिंग के बारे में और इंटरव्यू के बारे में समझाएं, वो आपकी स्टाइल्स एंड थ्योरी. इसमें बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं कि क्या मैं सिर्फ अंग्रेजी का ही ट्रांसलेटर बता देता उसे, वो उर्दू बोलना क्या ज़रूरी थी जब उसको उर्दू पता नहीं है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ये हमारी फील्ड की इंट्रिकेसीज हैं. बट दैट्स वन मौका. जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे, लेकिन वक्त की कमी है. जो करियर वाला क्वेश्चन है वो तो मैं अपने हमारे चैनल रंग रूट के लिए पूछूंगी. हाँ, तो मैंने अभी पूछ लीजिए. नहीं रंग रूट के लिए. अरे वो अलग से नहीं होगा, यही पूछ लीजिए, वो क्लिप आप इस्तेमाल कर लीजिएगा. ये मोहतरमा जो हैं, एक हमारे यहाँ टीम है जिसको कहा जाता है रंग रूट. तो नौजवान लड़के लड़कियों के कॉलेज, करियर, इन सब की गाइडेंस से जुड़े वो मसले हैं. तो शायद ये पूछना चाहती हैं कि अगर डॉक्टर सलमान अख्तर की तरह कोई लड़का या लड़की साइको एनालिस्ट बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, यही सवाल है आपका? हाँ, लेकिन पहले मेरा सवाल ये है, जो पहले, क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, अभी इमोशन यहाँ है कि अभी जैसे हमने बहुत सारे समय कोविड की बात की, तो प्रॉब्लम क्या हुई ना कि कभी किसी एक को परेशानी होती थी, किसी एक के यहाँ डेथ हुई, सर मैं पकड़ लूँ, नहीं आप, किसी एक के यहाँ डेथ हुई तो बाकी मोहल्ले में नहीं होता था, तो लोग आते थे. अभी क्या हुआ, हर दूसरे घर में मातम है, तो लोग आए नहीं. और वो जो एक पर्सनल टच होता है ना, yes. तो लोग ग्रीफ में भी हैं और एक सर्वाइवर्स गिल्ड भी चल रहा है साथ में. इमोशन ख़त्म हो गया है, दिल भर की खुशी नहीं होती, दिल भर के एक्साइटमेंट नहीं होता, और बहुत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता. तो विल इट फेड अवे, और या फिर इसके साथ रहना कैसे सीखना है? अभी यहीं रुक जाएं. ये जो बात बता रही हैं आप, ये बहुत सही है. अनविटनेस ग्रीफ. आप ये सोचें कि एक आदमी है, उसकी शादी हुई, तलाक हो गई, बीवी ने कुछ 4 साल बाद किसी और से शादी कर ली. अच्छा, कोई बच्चे नहीं थे तो कोई ज़रूरत नहीं रही कांटेक्ट की. 25 साल के बाद बीवी की डेथ होती है. ये आदमी अब उस फ्यूनरल में नहीं जा सकता, उसको वहाँ कोई जानता नहीं है, लेकिन इसके दिल में अभी भी उस औरत से मोहब्बत थी, हालांकि डिवोर्स हुई. देखिए, शादी में रहते हैं लोग, ज़रूरी नहीं मोहब्बत हो, डिवोर्स हो जाए इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत ख़त्म हो गई. सो पता चला कि अब जब वो मरी है तब इसका डिवोर्स की मॉर्निंग भी शुरू हुई पहली बार, और मौत की भी मॉर्निंग शुरू हुई. लेकिन दोनों मॉर्निंग अब अनविटनेस हैं कि किसी से बोले कि मेरी डिवोर्स हो गई, लोग कहें पागल हो गए, तो 32 साल पहले था, और अब मरा है. तो वो वहाँ जाए तो बीवी, तो वो कहें आप लोग कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप. तो अनविटनेस मॉर्निंग तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत बुरी, क्योंकि मॉर्निंग को विटनेस चाहिए, ठीक है ना. हाँ, वो कोविड में नहीं है. तो ये आपने जो बात कही है उसमें ये बात साफ हो गई मेरे जहन में. यू एक्सप्लेन्ड एंड टॉट मी समथिंग, you know, which is very useful. That COVID has also created unwitnessed mornings, which is not good. So the second part of my question is, मैंने तारीफ कर दी थी, सोचा नहीं पूछेंगी. कि अभी इंडिया में तो अभी थेरेपिस्ट के पास जाना भी बहुत नॉर्मल नहीं है. पीपल डोंट गो, वो उसके साथ रहते रहते हैं, जीते रहते हैं. तो हम एज अ कम्युनिटी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड थोड़ा सा अनकाइंडर हो गया है मेंटल हेल्थ को लेके. हम उतने एक्सप्रेसिव. हाँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा, पेट दुख रहा है हाथ में, जो आपने बताया कि वैसे सिम्टम्स नहीं होते. तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर मैन और अ वुमन सिटिंग बिसाइड मी इन ऑफिस, इन अ ट्रेन एंड एनीवेयर इज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई कैन बी ऑफ हेल्प इन विच वे? The first help is never comment on people's behavior. अब ये मत कहिए कि मैं देख रही हूँ कि तुम सिगरेट आजकल ज़्यादा पीने लगे हो. यू विल से दैट द पर्सन विल बिकम डिफेंसिव. नेवर से कि मैं नोट कर रही हूँ तुम काम पे रोज़ ही अब देर से आते हो. इट विल बिकम डिफेंसिव. डोंट टॉक अबाउट पीपल्स बिहेवियर. यू नो, बिहेवियर इज द एंड प्रोडक्ट रिजल्ट. टॉक अबाउट देयर फीलिंग. कि देखो सुरेश भी कितना कुत्ता नाम निकला, यूपी में पैदा होने से ऐसी बातें होती हैं कि देखो सुरेश, यार मैं तुम्हें नोट कर रही हूँ, तुम्हें कुछ हैप्पी नहीं लग रहा हो, कुछ द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू हैड एंड यू डिजर्व, वो कहाँ गई? बेटर टू टॉक अबाउट द फीलिंग्स. Don't comment on people's behaviors.
हाँ पर एक सेकंड, अरे कितना, पर अगर आपकी नौकरी ही ऐसी हो जैसे हमारे वो कोने में जो दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं, उनका काम ही है क्यों तुमने ये नहीं किया, तुम देर से आए, तो ये उनका काम है, ये मॉनिटरिंग। तो उनका ये भी होना चाहिए कि नफरत बर्दाश्त करें, लोग नफरत करेंगे इनसे। फिर एक छोटा सा है, बस अरे वो समय की कमी है। हाँ सर ऐसा होता है कि जब मैं कभी परेशान होता हूँ तो शॉर्ट फिल्म्स देख लेता हूँ। कभी आपके पास ऐसे कोई मरीज आए जिसको आपने इलाज के तौर पे बोला हो कि ये फिल्म फला देख लो, थोड़ा मूड ठीक हो मैंने जाएगा? एक जिंदगी में मरीज को, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर, पंजाब से हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर, शॉकिंगली में भी चार जमात पढ़ा हो सब कुछ, 4 जमात से ओसामा याद आ गए। तोबा तोबा, माइंड भी तो मैं उनसे पूछना चाहता, सरकार ये बता दीजिए बस एक, कि ये लड़कियों को जो आपने कहा है कि 4 ग्रेड तक पढ़ना चाहिए, 5 क्यों नहीं या 3 क्यों नहीं? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी मास्टर। मेरी बड़ी तमन्ना थी, उनकी मौत का मुझे ये दुख हो गया कि ये कि ओसामा जी ये 4 क्यों, 3 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं? ये क्या आपने ढूंढा 4 कहाँ से? अच्छा, हाँ, ये लफ्ज 4 बहुत कॉमन है। आपके ज़हन में खूब आता होगा कि ऐसे हिस्ट्री में टाइम मशीन दाखिल होके जो तमाम इस तरह के लोग हैं जिनके अलग-अलग खत हैं, जरा उनसे पूछा जाए कुछ। जी, और किन किन के साथ पी जाए, ये भी तो है। किनके साथ पीना पसंद करेंगे? देखिए, गालिब का भी कमाल था कि लोग समझते हैं कि वो अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी थे, ऐसा कुछ बात नहीं थी। He did drink, and he did drink pretty much every day when he could afford. Many times he couldn't afford. But he was very selective in drinking. He drank only gin. No whiskey, no rum. He only drank gin, number one. And when he could afford, he preferred a brand called Old Tom. Old Tom gin, और वो भी शीशे के ग्लास में नहीं पीते थे कभी. He hated drinking in glass. जिसको हमारी ज़बान में यूपी में बोलते हैं कुल्हड़, और कसौरा भी कहते हैं, और पंजाब में क्या कहते हैं पता नहीं, पंजाब में क्या कहते हैं कुछ, कुल्हड़, हाँ कुल्हड़ होते नहीं, कुल्हड़ ही बोलते हैं। हाँ कुल्हड़, कसौरा भी बोलते हैं कहीं। तो उसमें एंड मिक्सर क्या था, मिक्सर ये भी कमाल है, जिन विद गुलाब जल, जिन विद गुलाब जल, मिट्टी के उसमें 4 एवरी डे, और हर एक के साथ 1 गलावट का कबाब। सर प्रपोर्शन भी बता दीजिए। कमाल है, कितनी जिन में कितना गुलाब जल जाएगा? ये तो डिपेंड करेगा उनके पैसे कितने थे, या मैं पिला रहा हूँ या वो पिला रहे हैं। बट तो डाइल्यूट करते थे गुलाब जल? हाँ, गुलाब जल से नहीं, थोड़ा डाइल्यूट करते थे गुलाब ये जल? पता नहीं, लेकिन ये कमाल है। और कमाल का किस्सा क्या है, ये कश्मीरी गेट पे जहाँ बस रुकती है, जहाँ एक छोटा सा गार्डन का ट्रायंगल है, उसके अक्रॉस एक शराब की दुकान थी। अब पता नहीं है, दुनिया बदलती रहती है, वहाँ से खरीदते थे शराब, वहाँ से, वो जगह थी उनकी गालिब की, ओल्ड टॉम जिन, कुल्हड़ में। कमाल है, कमाल है। हाँ हाँ। फिल्म आप फिल्म बता रहे थे, आपने उस टैक्सी ड्राइवर को, हाँ वो बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर था, उसे पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल, और उसका सिम्टम ये था कि जब भी whenever he went to the urinal, to the washroom and had to pee, तो वो यूरिनल में उसे भगवान की तस्वीर दिखाई देती थी, तो उसे माइंड में, तो ही couldn't pee, he would get inhibited. So फिर मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया, ये कब हुआ, कब से शुरू हुआ? तो he was I think about 23-24 years old. He says it appeared for the first time around 13-14. 13-14 में क्या होता है? 13-14 में क्या होता है? हुए हैं आप 13 के कभी? खोलकर जवाब दीजिए। उस सारे जिस्म में बदलाव आते हैं। हाँ, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह, आ चुके हैं। तो 13-14 में प्यूबर्टी, यू नो, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, erection, change of the voice, night emissions and such, right? तो 13-14 का लड़का जो है, और masturbation is big at that time, तो उस वक्त ये सिम्टम शुरू हुआ था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कहता है गायब हो गया था ये, और अब ये सिम्टम कहता है पिछले 5-6 महीने से शुरू हुआ है। तो मैंने 5-6 महीने पहले क्या हुआ था? तो हल्के हल्के कहता कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बात करी कुछ, तो पता चला कि अब इसकी शादी तय हुई, तो फिर ये सिम्टम आ गया। अब देखिए 2 बातें हैं ना, तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक शादी तय हुई है और एक प्यूबर्टी, कि इसका मतलब है इसका कुछ मर्दानगी सेक्स के चक्कर से इस मामले का रिश्ता है। अच्छा,
इसको अब अलग रखा, इससे पूछा माँ बाप के बारे में बताओ, तो कहता बाप मेरा सर्जन है। So it didn't fit the story well. माँ क्या है? पीडियाट्रिशियन। अरे And he's a taxi driver. हाँ टैक्सी ड्राइवर, वो 4th क्लास पढ़ा हुआ। तो ये बात फिट नहीं हो रही ना। तो इसमें तो कोई, इसका मतलब है कोई चीज, झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं जानता हूँ, आपको दिखाई देता है तो कि कोई पीस मिसिंग है इसमें। तो मैंने देन वी ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट द पीस वाज। टर्न्स आउट दैट द मदर इज अ स्टेप मदर। व्हाट हैपेंड टू द मदर? द मदर हैड पास्ड अवे। The father remarried, and according to his experience, the mother was not good, the stepmother, and the father became more and more possessed, in quotation marks, by the stepmother, and more irritated, distant, preoccupied, and actually occasionally violent towards this boy. And when he was about 10, 11 years old, he ran away from a small place in Punjab to Delhi, and he completely broke with his father and was raised then for a few years by an uncle, and then उनके अंकल के कोई रिश्तेदार कनाडा में थे, उससे उसको वीज़ा दिलाया, वहाँ से वो इलीगल होके यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह का किस्सा था। तो बाप से कब से नहीं मिले हो? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल तो बहुत ज़्यादा है ना बाप से ना मिलना। तो इसको फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो, वीडियो स्टोर में जाओ हिंदुस्तानी, और फिल्म देखो शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म है, और उस फिल्म को देख के फिर आके मुझसे बात करो। सो दिस वाज वन अनयूजुअल, हाईली अनयूजुअल इंटरवेंशन which had to be kind of manufactured, a contraption devised for a particular kind of situation, but not generally. No. Second last question. जी। So इसीलिए सेकंड लास्ट बोला है। हाँ, मेरे ख्याल से क्या है वो शेर के समझ सके तो समझ जिंदगी की उलझन को, समझ सके तो समझ जिंदगी की उलझन को, सवाल उतने नहीं हैं जवाब जितने हैं। क्या बात जी। I have a question related to dreams. So many people have dreams like about the people those who have passed away and they have. अगर आप मोहतरमा, मेरी गुजारिश है कि ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान समझते हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब ने आज उनकी अंग्रेजी का कोटा बहुत पूरा कर दिया है। सॉरी। तो हमें कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं उनके बारे में जो हमारे बहुत करीब होते हैं और जो पास्ट अवे जिनकी मर चुके हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? उससे क्या मतलब है कि वो क्लोजर चाहते हैं, या हमें ऐसा क्यों होता है बार बार कि हमें उनके बारे में ऐसी ड्रीम्स बार बार रिपीटेडली? तो इसका मतलब है वो मरे नहीं है, इसका मतलब है वो मरे नहीं। ये सोचिए ना, मैं आपको बताऊं कि हमारे सारे ख़ानदान में एक आदमी मजहबी थे, एक। हमारे जो फादर थे वो तो ही वॉज एन अवाउड एथिस्ट, हमारी मदर थी वो हिंदू वानबी। तो हिंदू वानबी? जी होती है बीमारियाँ। तो एक आदमी हमारे ख़ानदान में रिलीजियस था, वो हमारे नाना, वो बहुत रिलीजियस थे, मुसलमान। तो उन्होंने साहब के और हाँ, उनके फादर, मेरे मदर के फादर, मजाज साहब के फादर, तो उन्होंने सिखाया था बचपन से कि हम लोग मुसलमान हैं और सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं। तो जब वो सब शुरू हुआ, जो सभी जिसका जिक्र हुआ था अभी आपसे, याद है ना? हाँ, तो जब वो तो पहला काम तो बच्चा क्या करता है कि सूअर का गोश्त खाएगा, जाहिर है। तो मतलब दिस आर ऑल एडोलेसेंस, रिबेलियन, एटसेट्रा। तो मैं उसे खाता रहा, कोई मेरे ख्याल से अभी नाउ आई एम जस्ट अबाउट 76, सो अबाउट आई वुड से टिल अबाउट 60 आई एट पोर्क ऑल द टाइम। लेकिन सच ये है 100% ईमानदारी से कि एवरी टाइम आई एट पोर्क, ham, sausage, I felt that I was jumping over my grandfather's grave. And although it became dim, but it remained. Every single time. I felt a little unease, very slight. और उसके बाद ऐसे in the night, तो मुझे लगा कि मैं उनकी कब्र के ऊपर से जंप करके ये खाना खा रहा हूँ। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार वो आदमी तो अच्छा खासा आदमी था, he was a good man and he was very good to me and very helpful to me. तो मैं काहे को उसको मरने नहीं दे रहा यार। वो आदमी सो रहा है, आप सोते में उसको फिंगर कर रहे हैं,
क्यों, काहे को, सोने दो उसे बेचारे को। तो उस दिन से मैंने पोर्क खाना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो मर गए। अब मुझे कोई उनके कब्र का ख्याल नहीं है, उनका ख्याल नहीं है, मैं आराम से घूम रहा हूँ। Do you see what I'm saying? So when you say that one is dreaming of कि आदमी के मन में मरे हुए लोगों के सपने आ रहे हैं, इसका मतलब वो मरे नहीं है, अभी कुछ बिजनेस बाकी रह गया आपका। मेरे नाना की पक्की डेथ तब हुई जब मैंने पोर्क खाना छोड़ दिया। जी। अब भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ज्यादा ही नहीं कहा था कि शराब न पीना, तब हो जाता पंगा। जैसे मेरा पंजाबी में एक्चुअली कहते सवाल ये है कि जी। आप पंचेस डिलीवर करते टाइम जो आप अपनी बातों में बीच बीच में लेके आ रहे हैं कि माफ करना, तौबा तौबा, इससे आप एक्चुअली मुश्किल में पड़े हैं? Were you ever in trouble because of your witty remarks, Dr. Akhtar? Witty remarks with subtle religious political references, you mean? कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं हुआ so far अभी हूँ 5-6 दिन अभी तो दिल्ली में, और so you never know. खेल रहे हैं? What's that? कह रही है फिर आप इतना सेफ क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि भाई आप जाएं कहीं, हालात बदल रहे हैं। हालात सुन रहा हूँ ना दुनिया में बातें। वो एक साहब ने पूछा था, भाई साहब आपने हिंदी में समाचार सुने हैं? तो उसका जवाब क्या दिया आदमी ने कि नहीं साहब हिंदी में समाचार तो नहीं सुने हैं, लेकिन आजकल समाचारों में बहुत हिंदी सुन रहा हूँ। तो वो ये है कि अच्छा आपको ही पूछना, आप तो जरूर पूछिए जी। जो आपने इंग्लिश में भी पोएट्री की है और उर्दू में भी की है, और एक तीसरे तरह की है कि जिसमें इंग्लिश भी है और उर्दू भी है और हिंदी भी, तीनों। तो हिंदी भी है। तो जैसे आजकल यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश चलती है, जैसे बच्चे बातें करते हैं, इमिग्रेशन जो लोग बाहर जाते हैं, आपके बच्चे जो है आप चाहते होंगे वो उर्दू बोलें, तो उस बारे में कुछ बताइए, कुछ सुनाइए। क्या कबीर हिंदुस्तानी जबान बोलते हैं आपके बेटे? हमारे बच्चे हैं 2, वो हिंदुस्तानी ज़बान तब समझते हैं जब पैसे की बात हो, खाने की बात हो, या जब हम चाहें कि वो ना समझें। इन्हीं 3 चीज़ों में हमारे बच्चे हिंदी समझते हैं, पैसा, खाना, और जब हम चाहें कि वो ना सुने इस बात को, तब फौरन समझ जाते हैं। डॉक्टर साहब कोई नज़्म जिसमें अंग्रेजी के अल्फाज भी? हाँ जी, तो मैंने ये एक किताब पूरी लिखी मैंने जो छपी हुई है, जिसमें मैंने आई डिसाइडेड कि आई कम टू बिफोर कोविड आई वाज कमिंग एवरी ईयर टू दिल्ली, एंड आई कम दिल्ली एंड वन मोर सिटी ईच टाइम। सो दिस टाइम आई वाज इन हैदराबाद, लास्ट टाइम आई वाज दिल्ली एंड लखनऊ। तो एक शहर और, तो I meet young people like you all the time, and I realized that the language has become so hybrid day-to-day conversation में, जिसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब जुड़ी हुई है सब कुछ। तो मैंने कहा इसमें शायरी क्यों नहीं होती, इसमें शायरी होनी चाहिए। तो I wrote 1 गज़ल, 2 गज़ल, 5, 8-9 हो गई। तो जब 8-9 हो गई सरकार, तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आप गंदे मोज़े जमा करना शुरू करें या डर्टी अंडरवियर जमा करना शुरू करें, जब होंगे आपके पास 10 तो लोग कहेंगे ये तो बहुत ही गंदा आदमी है। जब होंगे आपके पास 500 तो कहेंगे यार इंटरेस्टिंग आदमी है ये। और जब होंगे 50,000 तो यू विल बी द डर्टी सॉक किंग ऑफ यूएसए और ऑफ इंडिया, और लोग आएंगे आपके मोजे देख सूंघने के लिए। तो ये आप एक म्यूजियम हो जाएगा आपका घर। तो उसी तरह से मैंने जब 8-9 गज़लें लिखी, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, इसकी पूरी एक किताब बना दो। तो पूरी जब किताब हो जाएगी, 50-60 गज़लें हो जाएं, तब ठीक है। तो वो पूरी एक किताब है उसकी। तो उसमें से 1-2 शेर सुना देता हूँ आपको कि मैडनेस के करीब होते हैं, मैडनेस के करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। मैडनेस के करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, और हाले दिल दिल में ही छुपाए रखूं, हाले दिल दिल में ही छुपाए रखूं, मूड को जोवियल बनाए रखूं, मूड को जोवियल बनाए रखूं, और हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो, हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो। ये क्या कि रोज ड्रिंक्स में ही गम डिसॉल्व हो। हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो। ये क्या कि रोज ड्रिंक्स में ही गम डिसॉल्व हो, और डिस्टेंस उनको और हमें क्लोजनेस पसंद, डिस्टेंस उनको और हमें क्लोजनेस पसंद। अब देखिए ये मसला किस तरह सॉल्व हो। तो इस तरह की पूरी गज़लें, उसमें सारी गज़लें ही हैं कि द होल बुक इज इन एवरी शेयर,
I recently also published another book which is also experimental in the sense that every ghazal of it is in the honor of Mir. And before, about 100 years before, 150 years before Ghalib, great Urdu poet, Mir. So each poem is either addressed to Mir or is about Mir or in Mir's style, and the word Mir appears in every line. डॉक्टर साहब अगर एक उसमें से कोई शेर. अश्कों से दामन भर लिया, लो फिर से तुमने मीर जी. अश्कों से दामन भर लिया, लो फिर से तुमने मीर जी. घाटे का सौदा कर लिया, लो फिर से तुमने मीर जी. और क्या था कि चाल नई और धुन मतवाली, सुनते मीर तो क्या क्या कहते. चाल नई, ताल नई और धुन मतवाली, सुनते मीर तो क्या क्या कहते. हिंदी फिल्मों की कव्वाली, सुनते मीर तो क्या क्या कहते. हिंदी फिल्मों की कव्वाली, सुनते मीर तो क्या क्या कहते. और रस्म सताइश, सताइश मीन्स तारीफ, रस्म मीन्स ट्रेडिशन, दैट मीन्स हाउ टू प्रेज. रस्म सताइश याद नहीं है, वाह नहीं है, दाद नहीं है. प्रेज और पोइट्री. रस्म सताइश याद नहीं है, वाह नहीं है, दाद नहीं है. अच्छे शेर पे बजती ताली, सुनते मीर तो क्या क्या कहते हैं. क्योंकि दिस वाज नॉट सपोज टू बी. ये ताली का तो नया है, ताली थोड़ी बजाते हैं शेर पे, बट दिस इज न्यू थिंग. तो इस तरह की वो पूरी किताब मीर को डेडिकेटेड. ये नई किताब अभी आई मेरी, 2 किताबें जो हैं ये देखिए आपने. ये एक सेकंड वन ये नई किताब है अंग्रेजी की, कीज एंड कैवियट्स. जी, कीज एंड कैवियट्स. तो एक ये किताब नई है और इसके नीचे ये वाली, ये एक तरफ से उर्दू में है. हाँ, ये मैंने उस रात देखी थी जी. नई गजलें और नज़में. हाँ, देर रात का सूरज. पर ये इतनी गंभीर तस्वीर आप, मतलब हम लोग तो जब भी आपको याद करेंगे अगली मुलाकात के पहले तक तो खिलखिलाते डॉक्टर अख्तर को, विटी विकेट डॉक्टर अख्तर को याद करेंगे. जॉनी वॉकर से मेरे 2 रिश्ते हैं. ये अभी आया जहन में. हाँ. ये फ्रीडम होनी चाहिए. देखिए, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फेथ का मतलब मजहबी फेथ नहीं, बल्कि मजहब तो फेथ के खिलाफ है. फेथ होनी चाहिए इंसान को कि अगर वक्त लगाओ, अगर मेहनत करो, वक्त लगाओ, मेहनत करो और इंतज़ार करो तो अच्छी चीज़ होगी. ये हमेशा you have to hold on to it. If you work hard, if you give it your best, and if you wait, good things will happen. ये जो है मार्क क्यूबन एक साहब हैं अमेरिका में, कोई 8वें 10वें सबसे अमीर आदमी और मज़े के आदमी. तो उन्होंने एक जुमला कहा है बहुत अच्छा. कहने कोई भी आदमी जो 6 लफ्ज़ ये बोल सकता है दिल से, ऐसे नहीं मुंह से, दिल से बोल सकता है, वो आदमी बड़ा आदमी बन सकता है. वो 6 लफ्ज़ ये हैं, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, कि मैं जो भी हो ये करूँगा मैं. तो वो बात है, फेथ चाहिए. फिर जब आपको फेथ हो जाती है तो फिर द सिस्टम वर्क्स बोथ साइड्स. जॉनी वॉकर. हाँ, वही मैंने कहा, जॉनी वॉकर से 2 रिश्ते हैं मेरे. अच्छा. हाँ हाँ, वह देखिए, इनको तो आप ज़रूर तनख्वाह बढ़ा दें इनकी. ताकि ये खूब सारी जॉनी वॉकर अफोर्ड कर सकें. जी, आखिरी सवाल. सर, यूजुअली ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो घर कर जाते हैं, कुछ भी हो जाए भूले नहीं भूलते जी. और कुकी जार टेक्निक भी इसी बेसिस पे होती है कि कुछ पुराना बहुत खुश करने वाला कि बहुत सारे इमोशंस स्टर करते हैं, ऐसा कुछ याद कीजिए. तो मेरा लालच बस इतना है ये सवाल पूछने के लिए, मुझे एक किस्सा मिल जाएगा. आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी जिसने आपको गढ़ा है और जिसको आप याद करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस निकल के आते हैं और आपको लगता है कि उस मोमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, शायद मैं आज जो हूँ वो ना हुआ होता तो यहाँ नहीं होता. जैसे डॉक्टर साहब वो हैरी पॉटर को बोलते थे ना, जब भी उसको दम पिशाचों से लड़ना होता था कि अपनी सबसे खुश याद को याद करो, तो उसी से उसका वो बनता था दम पिशाच का कवच. द बेस्ट मेमोरी व्हेन यू वर हैप्पी, तो वो अपने पेरेंट्स को याद करता है जो कि बचपन में ही गुजर गए थे. जी, मुश्किल है इस बात का जवाब. और जो भी कहूँगा वो सच होगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट होगा. क्योंकि आदमी बनता है बहुत सी चीज़ों से, तो एक चीज़ से तो नहीं बनता ना आदमी. लेकिन कुछ बातें माँ की कही हुई, कुछ कम बातें बाप की कही हुई, आइसक्रीम एंड ट्रीज. तो कुछ
दो एक उस्तादों की कही हुई, कुछ दो एक दोस्तों की कही हुई, कुछ एक दो प्रेमिकाओं की कही हुई। सो मुख्तलिफ बातें इंसान को बनाती हैं जो है। कुछ बच्चों की कही हुई, बच्चों से भी बड़ा सीखता आदमी। मेरा एक बेटा है, एक बेटी, तो दोनों ने मुझे सिखाया मुख्तलिफ तरीक़ों से। सो बहुत सी बातें हैं। एक कहानी बचपन की सुना देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कि माँ खाना पका रही थी, तो उस ज़माने में खाने में तो देयर वाज नो सोफिस्टिकेटेड काउंटर टॉप और समथिंग, तो मेरे ख्याल से लकड़ी लगी होगी, उस पर पतीला रखा था, पतीले पे लिड थी। आई वुड बिलीव, आई डोंट नो, बट आई वुड बिलीव दैट इट वाज राइस दैट ही वाज कुकिंग। सो उससे at least if the pot was not of aluminum, at least the lid was of aluminum. So the pot की lid हिल रही थी बार बार। तो I think I was 5 and I asked her ये lid क्यों हिलती है? तो उनका बेटे देखो ऐसा है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो वो एक गैस में तब्दील हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टीम। तो तुम देख रहे हो ऐसे सफ़ेद चीज़ इधर से निकल रही है, ये है, तो उसके ऊपर उठने से ये लिड हिलती है। अच्छा, यहाँ तक कह देती तो काफ़ी था, लेकिन आगे बोली कि एक दुनिया में मुल्क है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक लड़का था जेम्स वॉट, तो उसका बाप सुबह सुबह जाता था काम पे, तो उसने एक दिन चाय बना रहा था, तो उसने भी यही चीज़ देखी लिड हिलती हुई, तो उसने पूछा कैसे, तो बाप ने समझाया उसे। तो फिर वो जेम्स वॉट सोचता रहा कि अगर इतने कम पानी से इतनी लिड हिल सकती है, तो ज़्यादा पानी और ज़्यादा गर्म दोनों से क्या चीज़ हिल सकती है, और अगर उस स्टीम को एक ट्यूब से पास किया जाए और उसको पहिए से लगा दिया जाए तो पहिया मूव करेगा। इस तरह से बेटा स्टीम इंजन ईजाद हुए, जिससे हम लोग ट्रेन से जाते हैं। तो तुम्हारा जहन अच्छा है बेटा, बड़े होकर कुछ करोगे तुम। तो दिस इज सच ए वंडरफुल थिंग दैट शी टुक ए रिलेटिवली ऑर्डिनरी एंड प्लेबियन मामूली ख्याल, उसको लेके उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको एलोंगेट किया और फिर मुझे सोचना सिखाया। देखिए, क्यों ये बात सोचिए कि सोचना जो है वो कंजेनिटल चीज़ नहीं है, वो बनी बनाई चीज़ नहीं है। सोचने की कैपेसिटी भगवान ने दी है, अगर आपको भगवान में यकीन है, या नेचर ने दी है। सोचने की कैपेसिटी, सोचना नहीं, उस कैपेसिटी को उगाना पड़ेगा। जैसे कि पियानो आपको भेज सकता है कोई आदमी, लेकिन पियानो तो आपको बजाना सीखना पड़ेगा ना, तो वो टीचर चाहिए उसके लिए। माँ के मुख्तलिफ कामों में एक काम ये है बच्चे को सोचना सिखाना। ये भी सोच लीजिए, चलना, 2 पैरों पे चलना भी जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो है भगवान की और नेचर की दी हुई। चलना जो है वो सिखाया जाता है। और सब लोग, मैं क्यों चलता हूँ? क्योंकि मेरी माँ, बाप, भाई, बहन, नाना, नानी सब लोग चल रहे हैं, और लोग ताली बजाते थे जब मैं पहली बार चला। अब तो आप मेरे जाने पे ताली बजाएंगे ना, वो तो अलग बात है। लेकिन ये कि जब बच्चा चलता है तो कितनी खुशी करते हैं हम, उससे वो इनकरेज होता है। तो जो बच्चे फेंक दिए जाते हैं जंगल में, जिन्हें भेड़िए पालते हैं, हमारे ज़माने में, मैं तो आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, एक लड़का था रामू, उसका नाम था, तो 12 साल की उम्र में पाया गया था। बलरामपुर एक छोटे से जगह है, वहाँ पे जंगल में भेड़ियों ने पाला था उसे, भेड़ियों ने पाला था उसे। तो वो कोई भी, इसको बोलते हैं फेरल चिल्ड्रन। फेरल चिल्ड्रन जो हैं, जिनको डिंगो, टोरंटो के पास अभी एक बच्चा पाया गया 8-9 साल का, जो कभी इंसान से उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसे भी भेड़ियों ने पाला। तो ये बच्चे जो वुल्व्स और भेड़ियों से पलते हैं, ये चारों पैरों पे चलते हैं, ये कभी खड़े होकर नहीं चलते, क्योंकि दिस लाइक ए पियानो दैट हैज़ नॉट बीन प्लेड। तो उसी तरह से सोचना, तो ये जो मेरी माँ थी, इसीलिए मैं जब शुरू में आया था वहीं पे ख़त्म हुई, देखिए बात पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ऑर्डनरी, बट शी वॉज ऑड, बट नॉट इन a negative way, in an extremely positive way, because we are talking about 1940s. She had read Freud at that time. There's an article that she wrote in 1939 in which she's talking about Oedipus complex. She was very well read and independent woman. अक्सर रात में उन्हें खाने बुलाते थे, बाप को नहीं बुलाया मेरे। तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि क्या होता था जब उनका बुलावा आता था और बाप को नहीं बुलाया। तो कहते हैं मैं जाती थी, मैंने कहा भाई मुझे फलां जगह खाने पे जाना है। तो कहते हैं रिफ्लेक्सिवली उनका जवाब ये था, नहीं नहीं, क्या फजूल लोग हैं, क्या करोगी जाके। तो कहली देन आफ्टर प्रैक्टिस आई हैव लर्न कि मैं फ़ौरन कह देती हूँ हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। तो कहती है मैं नहीं जाती हूँ। जब मैं कहती हूँ मैं नहीं जाऊँगी, 15 मिनट सिगरेट विगरेट पी के आते हैं, फिर मेरे ख्याल से तुम चली जाओगे। तो
अब नाउ इट इज अंडर हिज ओमनिपोटेंस। के लिए जब फिर मुझे सीमिंगली रिलेक्टेंटली मैं एग्री करती हूँ। जब मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, कहने अब नाउ ही इज इन चार्ज, रिक्शा कहाँ से आएगा, कितने बजे आएगा, कौन पिकअप करेगा, कौन ड्रॉप करेगा, तो इज ऑल। तो उन्होंने लिखा है कि ये गेम आई प्ले विद हिम once a month, twice a month, and this is, उन्होंने लिखा है कि फिराक साहब का एक मिसरा है, वो याद आता है कि समझ हर एक राज को फिर भी फरेब खाए जा, समझ हर एक राज को फिर भी फरेब खाए जा। So Sri was a very smart and unusual woman, and she taught me how to think, and that I think is one of the biggest gift we can give to anybody, you know. So in that way, this is one story. I have many others like that, you know. So that I think, but it's one thing. आदमी एक चीज से थोड़ी बनता है, बहुत लोगों का हाथ। That is one of the reasons as to why you embrace that feminine side of yours. Yes, because I was very close to my mother. She loved me, I loved her, I admire her, you know. And please, I don't worship her because she did some stupid things also, you know. But who doesn't? Right? On that note, बहुत ठीक है शुक्रिया सरकार, जी। थैंक यू। ये प्रोग्राम का नाम तो गेस्ट इन द न्यूज रूम है, पर हम एक और प्रोग्राम करते हैं, मास्टर क्लास। तो ये लिटरली हमारे लिए मास्टर क्लास थी, और मैंने संस्कृत का एक शब्द है, इससे पहले अपने न्यूज़ रूम के तकरीबन हर लड़के लड़की को इतना मंत्रमुग्ध नहीं देखा, इतना एकटक निहारते और सुनते हुए। और अब तो आपने कह दिया है कि दिल्ली में 6 जगह होंगी जहां आप हर बरस आएंगे, 5वीं आप बता नहीं सकते, और 6वीं ललन टॉप का न्यूज़ रूम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान अख्तर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की ये बातचीत आपको कैसी लगी? हमारे न्यूज़ रूम ने तो बता दिया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो भी ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब अगली मर्तबा डॉक्टर अख्तर आएंगे तब वो सवाल पूछे जाएंगे। शुक्रिया।